हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओजी एस्पिरेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे हैवी वेट टॉपिक, राइस यानी धान। बिल्कुल। अगर आप एग्जाम्स के पुराने पेपर्स उठा के देखें तो राइस से क्वेश्चंस की लाइन लगी होती है। और आज हम इस क्रॉप को डिकोड करेंगे नीमराज सुंडा बुक से, स्पेसिफिकली पेज नंबर 72 से लेकर पेज 80 तक। ये 8 पेजेस एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। आज के सेशन में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे राइस का ओरिजिन और 2n = 24 का लॉजिक, डीपॉग मेथड और एसआरआई टेक्निक में क्या फर्क है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए कहाँ से आया। हम हर एक वैरायटी और हर एक डिजीज को डिटेल में तोड़ेंगे ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अपनी नीमराज सुंडा बुक ओपन कर लीजिए पेज नंबर 72 पर, या फिर अपने नोट्स बनाने के लिए पेन पेपर रेडी रखिए। लेट्स मास्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। शुरू करते हैं राइस कल्टीवेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक ऐसे क्रॉप के साथ जो सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि आधी दुनिया की लाइफलाइन है। हम बात कर रहे हैं पैडी यानी धान की। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले हम इसकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को डीकोड करेंगे। आपको ये जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स दिख रहे हैं इमेज में, ये बताते हैं कि राइस का जेनेटिक्स कैसा है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम नोट करें, ओराइजा सटीवा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओराइजा सटीवा। फैमिली है इसकी ग्रामिने, जिसको हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं, और एग्जाम का सबसे क्रिटिकल डेटा पॉइंट है इसका क्रोमोसोम नंबर। बिल्कुल, और ध्यान दीजिए ये एक डिप्लॉइड स्पीशीज है। डिप्लॉइड का मतलब है इसके पास क्रोमोसोम्स के 2 कंप्लीट सेट्स होते हैं। एग्जैक्टली इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n = 24। स्टूडेंट्स इसको रट लीजिए, 2n = 24। अगर एग्जाम में पूछ ले कि राइस डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड तो आंसर होगा डिप्लॉइड। टोटल क्रोमोसोम्स 24। अब जरा ग्लोबल मैप पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि एशिया का हिस्सा सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। इसका रीजन सीधा सा है, राइस एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है वो खाना जो किसी डाइट का मेन हिस्सा हो। और डेटा ये कहता है कि दुनिया की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन का स्टेपल फूड राइस है, मोर देन 60%। लेकिन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या राइस पूरी दुनिया में बराबर ग्रो होता है? ट्रू और फॉल्स? जवाब है फॉल्स। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये क्रॉप स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया पर फोकस करता है। चाइना, इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब प्राइमरी एनर्जी सोर्स के लिए चावल पर डिपेंड करते हैं। एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक लिखिए, दुनिया का अप्रॉक्सीमेटली 90% राइस एशिया में ही प्रोड्यूस होता है और एशिया में ही कंज्यूम भी हो जाता है। 90% प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज इन एशिया। ये फिगर 90% याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसको उगाने के लिए कैसा मौसम चाहिए। देखिए, राइस एक वेट ट्रॉपिक्स का पौधा है। इसे गर्मी और पानी दोनों चाहिए, जैसे केरला का मौसम हॉट एंड ह्यूमिड। लेकिन ये पंजाब जैसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिक्स में भी ग्रो कर लेता है, जहां ह्यूमिडिटी तो है पर सीजन्स बदलते हैं। क्लाइमेट टाइप वेट ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रैंकिंग देखते हैं। सीरियल क्रॉप्स में नंबर 1 कौन है? इंडिया में अगर हम सीरियल क्रॉप्स की रेस लगाएं तो राइस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। रैंक 1 सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं बल्कि एरिया में भी। राइस होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन बोथ एरिया, कितनी जमीन पर उगाया गया, एंड प्रोडक्शन, कितना टोटल आउटपुट निकला। ये वीट और मेज दोनों से आगे है। रैंक 1 राइस। अब एक टेक्निकल चीज समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। आपने सुना होगा ब्राउन राइस और वाइट राइस। डायग्राम में देखिए, एक तरफ ब्राउन राइस है जिसमें ब्रैन लेयर अभी भी चिपकी हुई है, और दूसरी तरफ वाइट राइस है जो पॉलिश्ड है। यहां से बनता है टफ क्वेश्चन, मिलिंग या पॉलिशिंग करने से क्या कम हो जाता है? प्रोटीन। सही कहा। जब हम धान की मिलिंग करते हैं तो ऊपर की ब्रैन लेयर हट जाती है और उसके साथ प्रोटीन भी चला जाता है। डेटा नोट करें, व्हाइट राइस यानी पॉलिश्ड राइस में प्रोटीन होता है सिर्फ 6 से 7%, 6 to 7%। लेकिन ब्राउन राइस यानी अनपॉलिश्ड में ये ज्यादा होता है। एग्जैक्ट फिगर है 7.9%। मैं फिर से बोल रहा हूं, ब्राउन राइस प्रोटीन इज 7.9%। और एक लास्ट पॉइंट इस स्लाइड से, राइस के प्रोटीन का एक स्पेशल नाम होता है जो बाकी अनाज से अलग है। इस प्रोटीन का नाम है ओराइजेनिन। स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, ORYZENI, ओराइजेनिन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नेम द स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड इन राइस। आंसर इज ओराइजेनिन।
प्रोटीन के बाद अब जरा फैट कंटेंट पर नजर डालिए। राइस में नेचुरली फैट होता है, लेकिन ये ग्रेन के अंदर नहीं बल्कि बाहर वाली लेयर यानी ब्रैन में छुपा होता है। इसकी क्वांटिटी नोट करें, 2 से 2.5%। रेंज इज 2 to 2.5%, लेकिन एग्जाम में सवाल आता है, डज व्हाइट राइस कंटेन दिस फैट? जवाब है नहीं। जब हम मिलिंग प्रोसेस करते हैं यानी चावल को पॉलिश करके सफ़ेद बनाते हैं तो ब्रैन लेयर हट जाती है और ब्रैन के साथ साथ ये सारा फैट भी निकल जाता है। इसलिए वाइट राइस में फैट ना के बराबर होता है। एक कंसेप्चुअल ट्रू फॉल्स लिखिए। ब्राउन राइस व्हाइट राइस के मुकाबले जल्दी खराब होता है। रैंसेड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि ब्राउन राइस में ब्रैन लेयर होती है जिसमें फैट होता है। फैट हवा के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है और रैंसिड यानी खराब हो जाता है। वाइट राइस में फैट नहीं है, इसलिए वो लंबे समय तक चलता है। अब आते हैं हलिंग परसेंटेज पर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हलिंग परसेंट है 66%। फ्रैक्शन में कहें तो 2/3। इसका हिसाब समझिए। अगर आप खेत से 100 किलो पैडी यानी धान लेकर मिल में जाते हैं और उसका छिलका उतार देते हैं तो आपको कितना खाने वाला चावल मिलेगा? आपको मिलेगा एग्जैक्टली 66 केजी राइस। बाकी 34 केजी वेस्ट हस्क है। कैलकुलेशन याद रखिए, 100 केजी पैडी इक्वल 66 केजी राइस प्लस 34 केजी हस्क। यील्ड इज 66%। अब अगला विजुअल देखिए स्क्रीन पर। एक तरफ गेहूं यानी वीट है और दूसरी तरफ चावल। इनकी प्यास में जमीन आसमान का फर्क है। हम इसे वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। डेटा कंपैरिजन लिखिए। व्हीट और मेज जैसे क्रॉप्स को 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए चाहिए 400 से 500 लीटर पानी, 400 to 500 लीटर्स। वहीं राइस, जो कि राजा है पानी पीने में, उसको 1 किलो ग्रेन बनाने के लिए चाहिए पूरे 5000 लीटर पानी। ये फिगर याद कर लीजिए, 5000 लीटर्स पर केजी ऑफ राइस। अगर रेशियो निकालें तो राइस बाकी सीरियल से 10 गुना ज्यादा पानी पीता है, 10 टाइम्स मोर। इतना पानी क्यों? क्योंकि हम राइस को ट्रेडिशनली स्टैंडिंग वाटर यानी भरे हुए खेतों में उगाते हैं और जब खेत में पानी भरा होता है तो मिट्टी के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। डायग्राम देखिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वाला। फ्लडेड फील्ड में मिट्टी 2 जोन्स में बढ़ जाती है, टॉप लेयर और डीप लेयर। जो ऊपर की 1 से 10 मिलीमीटर की मिट्टी है वो पानी के कांटेक्ट में होने के बावजूद थोड़ी ऑक्सीजन रखती है। इसे हम ऑक्सीडाइज्ड जोन कहते हैं। जोन 1 ऑक्सीडाइज्ड जोन, टॉप 1 to 10 मिलीमीटर। यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जोन 2 रिड्यूस्ड जोन, ये नीचे वाला हिस्सा है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, नो ऑक्सीजन। यहाँ किसान से गलती हो सकती है। अगर आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे यूरिया या अमोनियम ऊपर वाली ऑक्सीडाइज्ड जोन में डाल दिया तो वहाँ मौजूद बैक्टीरिया उसे नाइट्रेट में बदल देंगे। और नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन स्टेबल नहीं रहता फ्लडेड फील्ड में। 2 प्रोसेसेस से लॉस होता है। 1 लीचिंग यानी पानी के साथ बह जाना, 2 डीनाइट्रिफिकेशन यानी गैस बनकर उड़ जाना। इसलिए साइंटिफिकली किसान को फर्टिलाइजर कहाँ डालना चाहिए? ऊपर नहीं बल्कि गहराई में। करेक्ट लोकेशन है रिड्यूस्ड जोन, डीप प्लेसमेंट। एग्जाम क्वेश्चन, इन विच जोन शुड नाइट्रोजन बी प्लेस्ड इन राइस फील्ड्स? आंसर रिड्यूस्ड जोन। वाई? टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग। अब बात करते हैं पानी के लेवल की। हमने कहा था राइस को पानी चाहिए, पर कितना गहरा? स्टैंडर्ड डेप्थ नोट करें, 5 सेंटीमीटर। खेत में 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहना चाहिए। लेकिन क्या पूरे सीजन 5 सेंटीमीटर पानी रखना जरूरी है? नहीं। 2 स्टेजेस ऐसी हैं जहां अगर पानी सूख गया तो यील्ड सीधे गिर जाएगी। इसे क्रिटिकल स्टेजेस कहते हैं। स्टेज 1 रिप्रोडक्टिव स्टेज, जब प्लांट फूल बनने की तैयारी कर रहा हो। स्टेज 2 ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज, जब दाना भर रहा हो। इन 2 वक्तों पर खेत सूखना नहीं चाहिए। 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर मेंटेन करना कंपलसरी है, वरना किसान की मेहनत पानी में या रादर बिना पानी के खराब हो जाएगी। अब थोड़ा केमिस्ट्री लैब में चलते हैं और राइस की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को और गहराई से समझते हैं। सीरियल क्रॉप्स में अक्सर एक खास अमीनो एसिड की कमी होती है जिसका नाम है लाइसीन। लेकिन राइस इस मामले में थोड़ा लकी है। डेटा नोट करें, राइस ग्रेन में लाइसीन कंटेंट बाकी अनाज के मुकाबले हाई होता है। इसका परसेंटेज है टोटल प्रोटीन का 4%। लिख लीजिए, लाइसीन इज इक्वल टू 4%। ये फिगर डायरेक्ट एग्जाम में आता है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, हर अनाज के प्रोटीन का अपना एक टेक्निकल नाम होता है। टेबल पे ध्यान दीजिए। मैच द फॉलोइंग के लिए तैयार हो जाइए। व्हीट यानी गेहूं के प्रोटीन को कहते हैं ग्लूटेन। मेज यानी मक्का के प्रोटीन को कहते हैं ज़ेन, ZEIN। और राइस के प्रोटीन को हमने पहले भी बताया था, ओराइज़ैनिन।
बिल्कुल सही। अब खेत में वापस चलते हैं। जब हम चावल उगाते हैं तो उसके साथ कुछ अनचाहा घास फूस यानी वीड्स भी उगाते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं। राइस फार्मिंग का सबसे फेमस हर्बिसाइड नोट करें। केमिकल नाम है प्रोपेनिल, PROPANIL, और इसका बाजार में ट्रेड नेम है स्टैम F34। ये नाम बहुत क्रूशल है, स्टैम F34। लेकिन इस केमिकल को यूज करने का एक खास वक्त होता है। इसे हम पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं। इसका मतलब समझिए, ये तब छिड़का जाता है जब वीड्स जमीन से बाहर निकल चुके हों। ट्रू और फॉल्स? प्रोपेनिल इज अप्लाइड बिफोर वीड स्प्राउट। आंसर इज फॉल्स। ये पोस्ट इमर्जेंस है। टारगेट ऑलरेडी स्प्राउटेड वीड्स। जब घास दिखने लगे तब स्प्रे करें। अब जरा ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन देखते हैं। 3 शब्दों का फर्क समझना जरूरी है: एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। स्टेटिस्टिक नंबर 1, एरिया, यानी किस देश के पास चावल उगाने के लिए सबसे ज्यादा जमीन है। रैंक 1 है इंडिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन। लेकिन क्या सबसे ज्यादा जमीन होने का मतलब सबसे ज्यादा खाना भी है? नहीं, यहाँ चाइना बाजी मार जाता है। स्टेटिस्टिक नंबर 2, प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट में रैंक 1 है चाइना। इंडिया सेकंड पर आता है, यानी चाइना कम जमीन पर हमसे ज्यादा चावल उगाता है। और यही तीसरा शब्द आता है प्रोडक्टिविटी। इसे हम एफिशिएंसी या यील्ड कहते हैं। 1 हेक्टेयर में कितना अनाज निकला। इस रेस में ना इंडिया आगे है ना चाइना। स्टेटिस्टिक नंबर 3, प्रोडक्टिविटी। वर्ल्ड रैंक 1 है यूएसए, जापान सेकंड है। यूएसए की टेक्नोलॉजी उन्हें सबसे एफिशिएंट बनाती है। समरी: एरिया इज इक्वल टू इंडिया, प्रोडक्शन इज इक्वल टू चाइना, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू यूएसए। अब यही लॉजिक इंडिया के अंदर लगाते हैं। स्टेट वाइज रैंकिंग देखते हैं। इंडिया का राइस बोल किसे कहेंगे? यहाँ भी डेटा ब्रेकडाउन जरूरी है। एरिया यानी जमीन में रैंक 1 है वेस्ट बंगाल। प्रोडक्शन यानी टोटल आउटपुट में भी रैंक 1 है वेस्ट बंगाल। दोनों में वेस्ट बंगाल टॉप पर है। लेकिन जब हम एफिशिएंसी यानी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो पंजाब सबको पीछे छोड़ देता है। पंजाब के किसान कम जमीन में भी टेक्नोलॉजी यूज करके सबसे ज्यादा यील्ड निकालते हैं। एग्जैक्ट यील्ड फिगर नोट करें, 34 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। ये पंजाब का एवरेज है, 34 QWHA। तो याद रखिए, वॉल्यूम लीडर है वेस्ट बंगाल, लेकिन एफिशिएंसी लीडर है पंजाब। अब जरा राइस की फैमिली ट्री पर नजर डालिए। स्क्रीन पर देखिए, हम बात कर रहे हैं जीनस ओराइजा की। इस जीनस में टोटल 24 अलग-अलग स्पीशीज आती हैं। नंबर याद रखिए, 24 स्पीसीज। लेकिन ध्यान दीजिए, इन 24 में से खेती सिर्फ और सिर्फ 2 की होती है, बाकी सब वाइल्ड है। जो 2 स्पीशीज हम खाते हैं उनमें पहली है ओराइजा सटाइवा, जिसे हम एशियन राइस कहते हैं, और दूसरी है ओराइजा ग्लैबेमा, जिसे अफ्रीकन राइस कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, वेयर इज ओराइजा ग्लैबेरेमा कल्टिवेटेड? आंसर: वेस्ट अफ्रीका। ये अफ्रीकन राइस है। और ओराइजा सटाइवा ग्लोबली हर जगह है। अब क्योंकि ओराइजा सटाइवा सबसे इम्पोर्टेंट है, साइंटिस्ट्स ने इसे 3 जियोग्राफिक रेसेस में बांटा है बेस्ड ऑन लोकेशन। पहली रेस है इंडिका। नाम से ही क्लियर है, इंडिका मतलब इंडिया और ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाने वाला। इंडिका प्लांट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। डायग्राम में देखिए, ये पौधे लंबे यानी टॉल होते हैं, लेकिन इनका तना स्टेम कमजोर होता है। इस वजह से अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दें तो ये पौधा गिर जाता है। इस प्रोसेस को लॉजिंग कहते हैं। करेक्ट। इंडिका फीचर्स पेल ग्रीन लीव्स और वीक स्टेम। रिजल्ट: लो यील्ड पोटेंशियल ड्यू टू लॉजिंग। इसके ठीक ऑपोजिट है दूसरी रेस जपोनिका। ये ठंडे इलाकों में जैसे जापान में उगाई जाती है। जपोनिका के फीचर्स नोट करें, शॉर्ट हाइट और स्टर्डी स्टेम। इसके पत्ते डार्क ग्रीन और इरेक्ट यानी सीधे होते हैं। जपोनिका की खासियत ये है कि ये फर्टिलाइजर को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि ये छोटा और मजबूत है, ये गिरता नहीं है बल्कि ज्यादा दाने बनाता है, इसलिए इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है। तीसरी रेस है जवानिका। इसे हम बालू राइस भी कहते हैं। ये इंडोनेशिया में मिलती है। जवानिका थोड़ी जंगली दिखती है। इसकी पहचान है इसके दानों पर ऑन्स का होना। ऑन्स वो कांटे जैसे ब्रिसल्स होते हैं जो ग्रेन के ऊपर निकले होते हैं। क्विक रिकैप: इंडिका ट्रॉपिकल या इंडिया वीक, जपोनिका टेम्परेट या जापान हाई यील्ड, जवानिका इंडोनेशिया वाइल्ड या ऑन्स। अब मैप पर देखते हैं कि चावल आया कहाँ से। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है?
रीजन नोट करें, इंडो बर्मा रीजन, ये इंडिया और म्यांमार के बीच का इलाका है, साउथ ईस्ट एशिया। और इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? क्या इसे हवा या कीड़ों की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका मतलब है कि उसी फूल का पॉलन उसी फूल को फर्टिलाइज करता है। मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक दाने को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। बोटैनिकली राइस के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? ये कोई आम फल नहीं है। टर्म लिखिए, कैरियोप्सिस। स्पेलिंग CARYOPSIS। राइस फ्रूट टाइप इज कैरियोप्सिस। और ये दाना एक कवर में बंद होता है जिसे हम हल कहते हैं। डायग्राम में देखिए, ये हल एक पीस नहीं है बल्कि 2 टुकड़ों से बना है जो आपस में लॉक होते हैं। बड़े वाले कवर को कहते हैं लेमा और छोटे वाले को कहते हैं पैलिए। फॉर्मूला याद रखिए, लेमा प्लस पैलिए इक्वल्स टू हल। खेत में खड़े पौधे की एनाटॉमी को देखिए। इसका तना अंदर से खोखला, हॉलो होता है, बांस की तरह। इसे टेक्निकली क्या बुलाते हैं? स्टेम का टेक्निकल नाम है कल्म या हॉल्म, CULM, और जो फूलों का गुच्छा ऊपर निकलता है उसे पैनिकल कहते हैं। आखिरी डेटा पॉइंट आज के लिए, अगर हम बाजार में चावल खरीदने जाएं तो टेस्ट वेट कैसे नापते हैं? एग्रीकल्चर में टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। नॉर्मल राइस का टेस्ट वेट होता है अप्रॉक्स 25 ग्राम्स, 25 ग्राम्स पर 1000 ग्रेन्स, लेकिन बासमती राइस थोड़ा हल्का और लंबा होता है। सही कहा, बासमती का टेस्ट वेट कम होता है। बासमती राइस 21 ग्राम्स, नॉर्मल राइस 25 ग्राम्स। दोनों वैल्यूज कंफ्यूज मत करिएगा। अब पौधे की फिजियोलॉजी को समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चावल का पौधा फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? साइंस में हम प्लांट्स को C3 और C4 कैटेगरीज में बांटते हैं। राइस एक C3 प्लांट है। नोट करें, C3 प्लांट। इसका मतलब है ये ठंडे और गीले मौसम में ज्यादा एफिशिएंट है, जबकि मेज यानी मक्का एक C4 प्लांट है जो गर्मी में बेटर है। एग्जाम पॉइंट, राइस इज इक्वल टू C3। अगला कॉन्सेप्ट है फोटोपीरियोडिज्म यानी रोशनी का असर। क्या चावल को फ्लावरिंग के लिए लंबे दिन चाहिए या लंबी रातें? इसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। इस टर्म को लिख लीजिए। शॉर्ट डे प्लांट का टेक्निकल मतलब है कि इसे फ्लावरिंग स्टार्ट करने के लिए लंबी रातों की जरूरत होती है। लॉन्ग नाइट्स ट्रिगर फ्लावरिंग। अब जमीन की बात करते हैं। कैसी मिट्टी सबसे बेहतर है? हमने देखा कि राइस को पानी चाहिए, तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को पकड़ कर रखे। इसलिए क्ले और क्ले लोम सॉइल्स बेस्ट हैं। और पीएच लेवल, राइस थोड़ा एसिडिक माहौल पसंद करता है। पीएच रेंज नोट करें, 4 से 6। एसिडिक सॉइल पीएच 4 to 6। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी साधारण पौधा अगर पानी में डूबा रहे तो वो सांस नहीं ले पाता और मर जाता है। चावल पानी में कैसे जिंदा रहता है? यहाँ काम आती है एक स्पेशल टिश्यू जिसे हम कहते हैं एरेनकाइमा। स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, AERENCHYMA। इसका काम बिल्कुल एक स्नॉकल यानी सांस लेने वाली नली जैसा है। डायग्राम में देखिए, एरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर हवा की चैनल्स होती हैं। ये चैनल्स ऑक्सीजन को ऊपर पत्तों यानी लीव्स से लेकर नीचे डूबे हुए जड़ों यानी रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसलिए रूट्स पानी के नीचे होने के बावजूद सांस लेती रहती हैं। मैकेनिज्म ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाया एरेनकाइमा। अब आते हैं इंडिया के कल्टीवेशन सीजन्स पर। हमारे यहाँ चावल साल में 3 बार उगाया जा सकता है, जिनके नाम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत फेमस हैं: औस, अमन और बोरो। इन तीनों का सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम अलग-अलग है। सबसे पहले आता है औस राइस, जिसे हम ऑटम राइस भी कहते हैं। औस का सीजन तब शुरू होता है जब गर्मी शुरू होती है। सोइंग टाइम अप्रैल से मई और इसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग होती है अगस्त से सितंबर में। रिपीट करता हूँ, औस इज इक्वल टू सोन इन अप्रैल में, हार्वेस्टेड इन सितंबर। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सीजन है अमन। इसे हम खरीफ राइस भी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया जैसे पंजाब और हरियाणा में ठंड की वजह से सिर्फ यही एक क्रॉप ली जाती है। अमन का सोइंग टाइम नोट करें, जून से जुलाई जब मॉनसून आता है, और हार्वेस्टिंग होती है नवंबर से दिसंबर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ अमन राइस होता है। तीसरा सीजन है बोरो, जिसे समर या स्प्रिंग राइस कहते हैं। ये उन इलाकों में होता है जहां ठंड कम होती है और पानी उपलब्ध होता है।
बोरो की सोइंग होती है सर्दियों में, यानी नवंबर से दिसंबर में, लेकिन ये पकता है गर्मी आने पर। हार्वेस्टिंग मार्च से अप्रैल। एक बार फिर से साइकिल स्क्रीन पर देखिए। औस अप्रैल से मई, अमन जून से जुलाई और बोरो नवंबर से दिसंबर। ये ओवरलैपिंग सीजन्स फार्मर्स को पूरे साल चावल उगाने का मौका देते हैं। बिल्कुल। टेबल बनाइए। 1 औस सोन अप्रैल में, 2 अमन सोन जून जुलाई मेन क्रॉप, 3 बोरो सोन नवंबर दिसंबर। डेट्स याद रखना क्रूशल है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। टेबल कंप्लीट करने के लिए अब हार्वेस्टिंग डेट्स यानी कटाई का समय भी नोट करना जरूरी है। हमने सोइंग लिख ली, अब हार्वेस्टिंग कॉलम फिल करें। औस राइस की कटिंग कब होती है? ऑस राइस जो अप्रैल मई में बोया गया था वो अगस्त से सितंबर के बीच में काटा जाता है। इसलिए इसे ऑटम राइस भी कहते हैं, क्योंकि कटिंग ऑटम सीजन के आसपास होती है। नोट करें, हार्वेस्ट अगस्त सितंबर। नेक्स्ट है अमन। ये नॉर्थ इंडिया का मेन क्रॉप है। इसकी कटाई कब होती है? अमन की हार्वेस्टिंग होती है ठंड की शुरुआत में, यानी नवंबर से दिसंबर। इसलिए इसे कभी-कभी विंटर राइस भी कहा जाता है। हार्वेस्ट नवंबर दिसंबर। और फाइनली बोरो, जो नवंबर दिसंबर की ठंड में बोया गया, वो कब तैयार होगा? बोरो क्रॉप गर्मी आते ही पक जाती है। इसका हार्वेस्टिंग टाइम है मार्च से अप्रैल। इसलिए इसे स्प्रिंग राइस या समर राइस कहते हैं। हार्वेस्ट मार्च अप्रैल। अब मैप पर वापस आते हैं और एक कंसेप्चुअल सवाल लेते हैं। स्क्रीन पर लिखा है ईयर राउंड कल्टीवेशन इन बंगाल एंड साउथ इंडिया। इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक सिंपल है टेम्परेचर का। वेस्ट बंगाल, ओडिशा और साउथ इंडिया में साल भर मौसम गर्म या मॉडरेट रहता है। वहाँ एक्सट्रीम विंटर नहीं होती। इसलिए वहाँ किसान एक ही साल में तीनों क्रॉप्स औस, अमन और बोरो ले सकते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान बोरो राइस क्यों नहीं उगाते? वहाँ तो पानी की कमी भी नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम पानी नहीं बल्कि ठंड है। नॉर्थ इंडिया में दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर 5 डिग्री तक गिर जाता है। राइस का पौधा इतनी ठंड में सरवाइव नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। इसलिए नॉर्थ इंडिया में ईयर राउंड कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही सीजन चलता है, अमन खरीफ। तो अगर एग्जाम में सवाल आए विच रीजन अलाउज फॉर ओवरलैपिंग राइस सीजन्स, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, स्पेसिफिकली बंगाल। लेकिन अगर पूछे वेयर इज राइस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्टेड टू वन सीजन, तो आंसर होगा नॉर्थ इंडिया ड्यू टू कोल्ड विंटर्स। ये कॉन्सेप्ट क्रूशियल है। चलिए आज हम वक्त में पीछे चलते हैं 1960s के दौर में, जहां से दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। उस समय हमारे पास चावल की खेती तो थी, लेकिन पैदावार यानी यील्ड बहुत कम थी। इस कहानी के हीरोज वो ड्वार्फ वैरायटीज हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। स्क्रीन पर राइस ब्रीडिंग हिस्ट्री का चार्ट देखिए। सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है वो है TN1, फुल फॉर्म ताइचुंग नेटिव 1। डेटा पॉइंट नोट करें, ये दुनिया की सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी थी। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी TN1 डेवलप्ड इन ताइवान इन 1964। बिल्कुल, और उसी साल यानी 1964 में ही इसे इंडिया में लाया गया था। लेकिन असली धमाका किया दूसरी वैरायटी ने, जिसे हम मिरेकल राइस कहते हैं। इसका नाम है IR8। मैं रिपीट कर रहा हूं, IR8। इसका टाइटल है वर्ल्ड मिरेकल राइस। इसे फिलीपींस के IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था। अब जरा इसके जेनेटिक्स को समझते हैं। डायग्राम देखिए, IR8 कैसे बना। एक तरफ है पेटा, जो एक लंबा यानी टॉल पौधा है, और दूसरी तरफ है DGO वूजेन, जो एक छोटा यानी ड्वार्फ पौधा है। इन दोनों के क्रॉस से बना IR8। जेनेटिक फॉर्मूला याद रखिए, पेटा टॉल इंटू DGO वूजेन ड्वार्फ इज इक्वल टू IR8। स्टूडेंट्स, ये पेरेंट्स के नाम एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये DGO वूजेन आखिर है क्या? ये सुनने में थोड़ा चाइनीज लगता है ना? इस नाम का मतलब ही इसकी खासियत है। DGO वूजेन का लिटरल ट्रांसलेशन है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। नोट करें, ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। स्क्रीन पर लॉजिंग वाली इमेज देखिए। जो पुराने लंबे पौधे यानी ट्रेडिशनल वैरायटी थे, वो दानों का भारी वजन उठा नहीं पाते थे और गिर जाते थे। इसे हम लॉजिंग कहते हैं। लेकिन DGO वूजेन जीन ने पौधे को छोटा और मजबूत बना दिया ताकि वो गिरे नहीं। क्रिटिकल एग्जाम क्वेश्चन, विच जीन प्रिवेंट्स लॉजिंग इन राइस? आंसर इज DGO वूजेन। की ट्रेट प्रिवेंट्स लॉजिंग। ये तो हुई दुनिया की बात।
अब आते हैं अपने देश इंडिया पर। जब दुनिया में IR8 धूम मचा रहा था तो हमारे साइंटिस्ट ने उससे भी बेहतर कुछ बनाया। साल था 1968। साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर शास्त्री और वैरायटी का नाम था जया। ग्राफ देखिए स्क्रीन पर, जया का बार सबसे ऊंचा है। इसने TN1 और IR8 दोनों को यील्ड में पीछे छोड़ दिया, इसलिए इसका टाइटल बहुत खास है। टाइटल नोट करें, इंडियाज मिरेकल राइस। कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड का मिरेकल राइस IR8 है, लेकिन इंडिया का मिरेकल राइस जया है। डेवलपर डॉक्टर शास्त्री 1968। इसके अलावा साइंटिस्ट ने रेडिएशन और केमिकल्स यूज करके कुछ म्यूटेंट वैरायटीज भी बनाई। 2 इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, जगन्नाथ और सत्तारी। रिपीट करता हूं, जगन्नाथ एंड सत्तारी, ये दोनों म्यूटेंट वैरायटीज हैं। अब एक टाइमलाइन बनाते हैं दिमाग में। स्क्रीन पर टाइमलाइन बबल देखिए। 1994 में TN1 आया, 1968 में जया आई, फिर सीधा 1994 में एक नई टेक्नोलॉजी आई। 1994 में इंडिया ने अपना पहला हाइब्रिड राइस रिलीज किया। इसका नाम है CORH1। लिख लीजिए, फर्स्ट इंडियन हाइब्रिड CORH1, ईयर 1994। और खुशबू वाले चावल यानी बासमती में भी क्रांति आई। पहले बासमती के पौधे लंबे होते थे, पर साइंटिस्ट ने उसमें भी बौनापन डाल दिया। वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1। नोट करें, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ बासमती। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ। अब खेत की कंडीशंस पर आते हैं। हर किसान की जमीन अच्छी नहीं होती। कुछ जगह नमक ज्यादा है तो कुछ जगह बाढ़ आती है। स्लाइड पर एनवायरमेंटल अडेप्टेशन आइकन्स देखिए। अगर मिट्टी में नमक है यानी कोस्टल सॉल्टी सॉइल्स, तो वहां पर सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटीज लगानी पड़ेंगी। एग्जाम्पल्स हैं लुनिश्री और IR8। नोट करें, लुनिश्री। और अगर खेत में पानी बहुत ज्यादा भर जाए, जैसे बिहार या असम में होता है, वहां जलमग्न वैरायटी काम आएगी। निमोनिक याद रखिए, जो जल में मग्न रहे, जलमग्न। कभी कभी किसान के पास नर्सरी लगाने का टाइम नहीं होता, वो सीधा बीज खेत में फेंक देता है। इसे डायरेक्ट सीडिंग कहते हैं। डायरेक्ट सीडिंग के लिए बेस्ट वैरायटीज हैं बाला और पूसा 221। रिपीट करें, बाला एंड पूसा 221। अब जरा गणित लगाते हैं। खेत में बीज कितना लगता है? स्क्रीन पर वो बोरियां देखिए। एक तरफ है ब्रॉडकास्टिंग की बड़ी बोरी और दूसरी तरफ है ड्रिलिंग की छोटी बोरी। अगर आप हाथ से बीज फेंक रहे हैं यानी ब्रॉडकास्टिंग, तो वेस्टेज ज्यादा होगी। सीड रेट 100 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर। लेकिन अगर आप मशीन यानी सीड ड्रिल यूज करते हैं तो बीज सही जगह गिरता है। इससे किसान का 40% बीज बचता है। ड्रिलिंग मेथड का सीड रेट है 60 kg पर हेक्टेयर। डिफरेंस याद रखिए, 100 kg वर्सेस 60 kg, सेविंग इज 40%। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप आजकल के महंगे हाइब्रिड्स यूज कर रहे हैं तो क्या तब भी इतना बीज लगेगा? बिल्कुल नहीं। हाइब्रिड राइस बहुत विगरस होता है, इसलिए उसका सीड रेट बहुत कम है, सिर्फ 15 kg पर हेक्टेयर। कंपेयर कीजिए, कहाँ 100 kg और कहाँ सिर्फ 15 kg। एक और टेक्नोलॉजी है जो फिलीपींस से आई है, डपोग मेथड। इसमें मिट्टी यूज नहीं होती। सीडलिंग्स को कंक्रीट फ्लोर या प्लास्टिक पर उगाया जाता है। डपोग मेथड में सीड रेट एरिया के हिसाब से नापते हैं, हेक्टेयर के हिसाब से नहीं। नोट करें, 1.5 to 3 kg पर स्क्वायर मीटर। यूनिट ध्यान दीजिए, kg पर स्क्वायर मीटर। फाइनली, जब हम इन पौधों को खेत में लगाते हैं तो उनके बीच कितनी जगह होनी चाहिए? डायग्राम देखिए, पौधों की लाइन लगी हुई है। स्टैंडर्ड स्पेसिंग होनी चाहिए 20 × 10 सेंटीमीटर, रो से रो 20 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट 10 सेंटीमीटर। 20 × 10 एंश्योर्स ऑप्टिमल सनलाइट। अब पौधे लग गए तो उन्हें खाना भी देना पड़ेगा। राइस की डाइट डिसाइड करना बहुत क्रिटिकल है। किसान अक्सर बस यूरिया डाल देते हैं, लेकिन हाई यील्ड के लिए एक संतुलित डाइट यानी बैलेंस डाइट चाहिए। स्क्रीन पर फर्टिलाइजर बैग्स को देखिए। हमें 4 न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। स्टैंडर्ड NPK रेशियो नोट करें, 100:60:60। इसका मतलब है 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 60 kg पोटेशियम पर हेक्टेयर। रेशियो इज 100:60:60। लेकिन ध्यान दीजिए, राइस की थाली में एक चौथा आइटम भी जरूरी है, जिंक। डायग्राम में देखिए, एक अलग से पीले रंग का बैग रखा है जिंक सल्फेट का। अगर ये नहीं दिया तो पौधा बीमार पड़ जाएगा। जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 की डोजेज लिखिए, 25 kg पर हेक्टेयर। स्टूडेंट्स, ये फिगर रट लीजिए। NPK 100:60:60 प्लस जिंक 25 kg। ये गोल्डन रेसिपी है हाई यील्ड के लिए।
अब जरा मिट्टी के अंदर झांक कर देखते हैं। जब हम खेत में पानी भर देते हैं, पडलिंग करते हैं, तो मिट्टी का केमिस्ट्री बदल जाता है। स्लाइड पर सॉइल ब्लॉक वाला डायग्राम देखिए। पानी भरने के बाद मिट्टी 2 हिस्सों में बंट जाती है। सबसे ऊपर की परत को कहते हैं ऑक्सीडाइज जोन। ये बहुत पतली होती है। डेप्थ नोट करें, सिर्फ 1 से 10 mm। सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन मौजूद होती है, O2 प्रेजेंट। और इस पतली सी परत के ठीक नीचे शुरू होता है रिड्यूस्ड जोन। यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। डायग्राम में देखिए, नीले रंग का गहरा हिस्सा, यहाँ का माहौल एनारोबिक यानी बिना हवा का होता है। एग्जाम पॉइंट, विच जोन ऑक्यूपाइज द मेजर पोर्शन ऑफ राइस सॉइल? आंसर इज रिड्यूस्ड जोन, नो O2। ऑक्सीडाइज्ड जोन इज ओनली द टॉप फिल्म, लेस देन 10 mm। ये जोन समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने गलत जोन में गलत फर्टिलाइजर डाल दिया तो वो गैस बनकर उड़ जाएगा। इसे हम नाइट्रेट प्रॉब्लम कहते हैं। डायग्राम में देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाला एरो। अगर आप नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो रिड्यूस्ड जोन में जाते ही अनस्टेबल हो जाता है। वहाँ बैक्टीरिया उससे ऑक्सीजन छीन लेते हैं और वो नाइट्रोजन गैस यानी N2 बन जाता है। सही कहा। और ये गैस मिट्टी से निकलकर हवा में उड़ जाती है। किसान का पैसा बर्बाद। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। रिएक्शन नोट करें, NO3 यानी नाइट्रेट कन्वर्ट्स टू N2 यानी गैस। रिजल्ट, टोटल फर्टिलाइजर लॉस। इसलिए पैडी फील्ड में नाइट्रेट मत डालिए। तो फिर किसान क्या डाले? सोल्यूशन है अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। स्क्रीन पर देखिए कैसे नीले गोले अमोनियम मिट्टी के पार्टिकल से चिपक गए हैं। रेकमेंडेड फर्टिलाइजर्स हैं अमोनियम सल्फेट या यूरिया, क्योंकि यूरिया भी पानी में घुलकर अमोनियम यानी NH4+ बनाता है। इसका साइंस समझिए, मिट्टी के पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, इसलिए अमोनियम मिट्टी को पकड़ लेता है और पानी के साथ बहता नहीं है। ट्रू और फॉल्स? अमोनियम फर्टिलाइजर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस। फॉल्स, इन्हें गहराई में यानी रिड्यूस जोन में डालना चाहिए ताकि ये स्टेबल रहें। प्लेसमेंट, डीप इन रिड्यूस जोन, फॉर्म NH4+। इतनी सावधानी के बाद भी राइस प्लांट नाइट्रोजन लेने में बहुत कमजोर है। स्लाइड पर बैटरी वाला विजुअल देखिए। बैटरी फुल चार्ज है 100%, लेकिन यूज कितनी हो रही है? एफिशिएंसी डेटा बहुत शॉकिंग है। राइस की नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी सिर्फ 30 to 40% है, ओनली 30 to 40%। मतलब अगर आपने 100 रुपए का नाइट्रोजन डाला तो 60 से 70 रुपए का नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में खो गया। डायग्राम में लाल एरोज देखिए, लॉस टू एनवायरनमेंट। लॉस ब्रेकडाउन है 60 to 70% लॉस्ट। सोर्सेज ऑफ लॉस आर डीनाइट्रिफिकेशन यानी गैस, लीचिंग यानी पानी के साथ नीचे जाना, और रन ऑफ यानी बह जाना। हमारा टारगेट है इस एफिशिएंसी को बढ़ाना। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम नेचर की मदद लेते हैं। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या BNF। स्लाइड पर 2 गोले बने हैं। पहला है अजोला जो पानी में तैर रहा है। अजोला एक वाटर फर्न है, नोट करें वाटर फर्न। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता। इसके अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गे रहता है, उसका नाम याद रखना कंपलसरी है। उस एल्गे का नाम है एनाबीना अजोले। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोसिस। अजोला घर देता है, एनाबीना खाना देता है, नाइट्रोजन। साइंटिफिक नेम पेयर अजोला फर्न एंड एनाबीना अजोले BGA। ये सिस्टम तब काम करता है जब खेत में पानी भरा हो यानी फ्लडेड कंडीशंस। लेकिन अगर खेत सूखा है, अपलैंड राइस जहां पानी नहीं है, वहां हम दूसरे सर्कल वाला ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो सूखी मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करता है। डिफरेंस क्लियर रखिए, वाटर इज इक्वल टू अजोला, ड्राई सॉइल इज इक्वल टू अजोटोबैक्टर। अब आते हैं राइस की सबसे मशहूर बीमारी पर। स्लाइड पर वो पत्ता देखिए जिस पर लाल भूरे धब्बे हैं। इस बीमारी ने 1960s में किसानों को बहुत परेशान किया था। इसे कहते हैं खैरा डिजीज। हिस्ट्री फैक्ट, इस बीमारी को सबसे पहले 1966 में पंतनगर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर YL नैने ने खोजा था। ईयर 1966, साइंटिस्ट YL नैने। ये बीमारी किसी कीड़े या फंगस से नहीं होती, ये भूखमरी है। पौधे को जिंक नहीं मिल रहा। कॉज जिंक डेफिशिएंसी। सिम्टम्स ध्यान से सुनिए, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं यानी येलोइंग, और उन पर रस्टी ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। डायग्राम में एरो देखिए, वो जंग जैसा रंग।
और असर ये होता है कि पौधा बौना रह जाता है, जड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपने खेत में ऐसे धब्बे देखे तो समझ जाइए जिंक की कमी है। Diagnosis confirmation 1. Yellow tips 2. Rusty brown spots 3. Stunted growth Cause zinc deficiency बीमारी पकड़ में आ गई, अब उसका इलाज यानी ट्रीटमेंट करते हैं। स्क्रीन पर डोजेज टेबल देखिए। यहाँ ट्रीटमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है प्रिवेंशन बचाव और दूसरा है क्योर इलाज। अगर आप नर्सरी लगा रहे हैं और चाहते हैं कि खैरा डिजीज आए ही ना, तो मिट्टी में पहले ही जिंक मिला दीजिए। प्रिवेंशन डोजेज नोट करें, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर। ध्यान रहे ये डोज सिर्फ नर्सरी स्टेज के लिए है। क्वांटिटी 5 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। लेकिन अगर पौधा खेत में बड़ा हो गया है और तब आपको पीले धब्बे दिखते हैं, तो अब मिट्टी में डालने का फायदा नहीं होगा। अब हमें सीधा पत्तों पर दवाई छिड़कनी होगी। इसे फोलियर स्प्रे कहते हैं। क्यूरेटिव डोजेज नोट करें, 0.5% जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इसका मतलब है 100 लीटर पानी में आधा किलो जिंक सल्फेट। कॉन्सेंट्रेशन याद रखिए, 0.5% सोल्यूशन। स्प्रे डायरेक्टली ऑन लीव्स। अब एक ऐसी समस्या की तरफ बढ़ते हैं जो जिंक की कमी से नहीं, बल्कि आयरन की ज्यादती एक्सेस से होती है। स्लाइड पर देखिए आयरन टॉक्सिसिटी। किसान इसे ब्राउनिंग ऑफ राइस कहते हैं, क्योंकि पूरा खेत जंग लगा हुआ रस्टी दिखता है। कॉमन नेम ब्राउनिंग ऑफ राइस, साइंटिफिक नेम आयरन टॉक्सिसिटी। इसका केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिकल रिएक्शन एरो वाला डायग्राम देखिए। मिट्टी में आयरन 2 फॉर्म्स में होता है। एक है फेरिक Fe3+ और दूसरा है फेरस Fe2+। जब खेत सूखा होता है तो आयरन Fe3+ फॉर्म में होता है, जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल, यानी पौधा इसे पी नहीं सकता। ये सेफ है। सेफ फॉर्म फेरिक Fe3+, इनसॉल्युबल। लेकिन जैसे ही हम चावल उगाने के लिए खेत में पानी भर देते हैं, फ्लडिंग, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। बिना ऑक्सीजन के ये Fe3+ बदल जाता है Fe2+ में। डेंजरस फॉर्म फेरस Fe2+, ये सॉल्यूबल है, यानी पानी में घुल जाता है। रिजल्ट ये होता है कि पौधा पानी के साथ साथ बहुत सारा आयरन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो जहर बन जाता है। रिएक्शन Fe3+ कन्वर्ट्स टू Fe2+ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जहर पौधे पर दिखता कैसे है? ग्रेडियंट मैप देखिए। ये बीमारी हमेशा पुराने पत्तों ओल्ड लीव्स से शुरू होती है। नई पत्तियां हरी रहेंगी, लेकिन नीचे वाली पुरानी पत्तियां। सिम्टम प्रोग्रेशन नोट करें। स्टेप 1, लीफ टिप्स पर पर्पल यानी बैंगनी रंग आता है। स्टेप 2, धीरे धीरे छोटे ब्राउन स्पॉट्स बनने लगते हैं। स्टेप 3, अंत में पूरा पत्ता ऐसा दिखता है जैसे आग में झुलस गया हो, स्कॉच्ड अपीयरेंस। ये समस्या हर जगह नहीं होती। ये उन इलाकों में कॉमन है जहां बारिश ज्यादा होती है और मिट्टी लाल होती है, जैसे केरल, ओडिशा या नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सॉइल टाइप्स रट लीजिए, अल्टिसॉल्स और ऑक्सिसॉल्स। ये हाईली एसिडिक सॉइल्स होती हैं। एग्जाम क्वेश्चन, आयरन टॉक्सिसिटी इज प्रेवलेंट इन विच सॉइल्स? आंसर, एसिड सल्फेट सॉइल्स, अल्टिसॉल्स और ऑक्सिसॉल्स। इसका इलाज क्या है? मिट्टी से पानी निकालना तो ऑप्शन नहीं है, तो हम जेनेटिक्स का सहारा लेते हैं। हम ऐसी वैरायटीज उगाते हैं जो आयरन को बर्दाश्त कर सकें। स्लाइड पर शील्ड वाला विजुअल देखिए। टॉलरेंट वैरायटी का नाम है फाल्गुना, PHALGUNA। ये वैरायटी हाई आयरन एब्जॉर्ब करने के बावजूद ब्राउनिंग शो नहीं करती। एक और नाम है महासूरी, लेकिन फाल्गुना सबसे क्रिटिकल आंसर है। मेमोराइज, फाल्गुना इज इक्वल टू आयरन टॉलरेंट। अब हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूट्रिएंट की जो बाकी पौधों के लिए शायद ऑप्शनल हो, पर राइस के लिए कंपल्सरी है। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन Si की। टर्मिनोलॉजी नोट करें। सिलिकॉन इज एग्रोनॉमिकली एसेंशियल फॉर राइस, नॉट जस्ट बेनिफिशियल बट एसेंशियल। राइस प्लांट नाइट्रोजन से भी ज्यादा सिलिकॉन एब्जॉर्ब करता है। इसका काम क्या है? विथ सिलिकॉन वर्सेस नो सिलिकॉन डायग्राम देखिए। जिस पौधे में सिलिकॉन है उसके पत्ते तलवार की तरह सीधे इरेक्ट खड़े हैं, और बिना सिलिकॉन वाला पौधा मुरझाया हुआ ड्रूपी है। अगर पत्ते झुक गए तो वो एक दूसरे पर छाया शेड डालेंगे। धूप नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो सिलिकॉन पौधे का स्केलेटन बनाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल है सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन। स्लाइड पर सिलिका आर्मर वाला चित्र देखिए। सिलिकॉन पत्तों की ऊपर वाली परत में यानी क्यूटिकल में जमकर कांच जैसी लेयर बना देता है। इसे कहते हैं सिलिका आर्मर। जब कीड़े जैसे स्टेम बोरर या लीफ फोल्डर पत्ते को काटने आते हैं तो उनके जबड़े मैंडिबल्स इस हार्ड लेयर से टकराकर टूट जाते हैं। वाओ, मतलब ये नेचुरल बुलेट प्रूफ जैकेट है। लेकिन किसान को सिलिकॉन कब देना चाहिए? टाइमिंग बहुत मैटर करती है।
क्रिटिकल स्टेज नोट करें, पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, यानी जब पौधे में बाली बनना शुरू होती है। इस वक्त पौधे को सबसे ज्यादा ताकत चाहिए होती है। और अगर मिट्टी में सिलिकॉन कम हो तो हम क्या डालें? स्टील फैक्ट्री का एक कचरा होता है जो राइस के लिए सोना है। फर्टिलाइजर सोर्स बेसिक स्लैग, ये स्टील इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। इसमें कैल्शियम सिलिकेट होता है। डोजेज लिखिए 1.5 से 2.0 टन्स पर हेक्टेयर। क्वांटिटी बड़ी है क्योंकि ये बल्की मटेरियल है। 1.5 से 2.0 टन्स पर हेक्टेयर बेसिक स्लैग। अब हम राइस कल्टीवेशन के सबसे बड़े दुश्मन की बात करेंगे, वीड्स यानी खरपतवार। लेकिन ये कोई आम वीड्स नहीं है, ये बहरूपीय हैं, मिमिक्स है। स्क्रीन पर स्प्लिट स्क्रीन डायग्राम देखिए। लेफ्ट में राइस सीडलिंग है और राइट में बार्नयार्ड ग्रास। क्या आप इनमें फर्क बता सकते हैं? साइंटिफिक नेम्स नोट करें। इन मिमिक्री वीड्स के नाम हैं एकाइनोक्लोआ क्रूसिगैली, बार्नयार्ड ग्रास, और एकाइनोक्लोआ कोलोना, वाइल्ड राइस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एकाइनोक्लोआ कुमसिगैली और एकाइनोक्लोआ कोलोना। प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में ये बिल्कुल राइस जैसे दिखते हैं। किसान धोखा खा जाता है और इन्हें उखाड़ नहीं पाता। असली पहचान तब होती है जब ये फूल यानी फ्लावर देते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एग्जाम क्रिटिकल डेटा। आइडेंटिफिकेशन इज ओनली पॉसिबल एट द फ्लावरिंग स्टेज। ये वीड्स अग्रेसिव कंपेटिटर्स हैं जो नाइट्रोजन और सनलाइट चुरा लेते हैं। की टर्म मिमिक्री वीड्स। अब देखते हैं कि पानी कैसे एक नेचुरल हर्बिसाइड का काम करता है। 2 सिनारियोज हैं स्क्रीन पर, लोलैंड/ट्रांसप्लांटेड और अपलैंड/डायरेक्ट सीडेड। ट्रांसप्लांटेड राइस में हम खेत में पानी भरकर रखते हैं। वाटर डेप्थ डेटा 5 सेंटीमीटर्स। अगर खेत में 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा है तो वीड सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाते। वाटर एक्ट्स एज अ सप्रेसेंट। सही कहा, लेकिन डायरेक्ट सीडेड या अपलैंड राइस में जहां पानी खड़ा नहीं रहता, वहां वीड्स का हमला सबसे ज्यादा होता है। वहां राइस और वीड्स साथ साथ उगते हैं। कंपैरिजन याद रखिए, हाई इन्फेस्टेशन जोन इक्वल्स अपलैंड/डायरेक्ट सीडेड, लो इन्फेस्टेशन जोन इक्वल्स लोलैंड/ट्रांसप्लांटेड। रीजन स्टैंडिंग वाटर बैरियर। जब पानी से काम न बने तो केमिकल्स यानी हर्बिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं। सबसे पहला केमिकल है जो ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद यूज होता है। विजुअल देखिए, एक स्प्रे बॉटल बनी है डे 3 और डे 4 पर। केमिकल नेम बेंथीकाब। इसका मशहूर ट्रेड नेम है सैटर्न। डोसेज नोट करें, 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। इसका टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। इसे प्री इमर्जेंस कहते हैं, यानी वीड्स के निकलने से पहले। किसान को इसे ट्रांसप्लांटिंग के 3 से 4 दिन के अंदर ही छिड़कना पड़ता है। टाइमिंग क्रिटिकल, 3 to 4 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, DAT। अगर लेट किया तो वीड्स उग जाएंगे और सैटर्न बेअसर हो जाएगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट बेंथीकाब। लेकिन अगर गलती से वीड्स उग गए तब क्या करें? तब हमें क्योरेटिव केमिकल चाहिए जो कांटेक्ट से मारे। विजुअल देखिए, फील्ड फ्लडेड, ड्रेन वाटर, अप्लाई केमिकल। ये स्टेप्स बहुत जरूरी है। इस केमिकल का नाम है प्रोपैनिल। ट्रेड नेम स्टैम F34। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैम F34। डोसेज 3 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। यहाँ ड्रेन वाटर वाला स्टेप समझना जरूरी है। प्रोपानिल एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। इसे वीड के पत्तों पर गिरना चाहिए। अगर खेत में पानी भरा होगा तो केमिकल पानी में गिर जाएगा और वीड बच जाएगा। इसलिए पहले पानी निकालो, फिर स्प्रे करो। ऑपरेशनल रूल, ड्रेन फील्ड वाटर बिफोर एप्लीकेशन। टाइमिंग पोस्ट इमर्जेंस, जब वीड्स के 2-3 पत्ते आ गए हों। अगला केमिकल एक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ जर्मिनेशन के वक्त मारता है। स्क्रीन पर देखिए कैसे बीज से स्प्राउट निकल रहा है और ऊपर एक लाल रंग की केमिकल लेयर है। इस केमिकल का नाम है ब्यूटाक्लोर। ट्रेड नेम मशेटे। डोसेज 2.0 से 3.0 kg पर हेक्टेयर। नोट करें, मशेटे ब्यूटाक्लोर। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ प्री इमर्जेंस है। अगर घास मिट्टी से बाहर निकल आए तो ब्यूटाक्लोर उससे नहीं मार पाएगा। ये सिर्फ निकलते हुए स्प्राउट को मारता है। True or false question? Can Butachlor kill a 10-day-old weed? The answer is false. It is strictly pre-emergence. Cannot kill emerged weeds. अब एक ऑलराउंडर की बात करते हैं। वेन डायग्राम देखिए स्क्रीन पर। ये केमिकल ग्रासेस, सेजेस और ब्रॉड लीव्ड वीड्स तीनों को कवर करता है। Active ingredient Anilofos. ये pre-emergence और early post-emergence दोनों तरह से काम करता है। Target spectrum, grasses, sedges and broad-leaved weeds. फाइनली ईस्टर्न इंडिया की एक परंपरा पर चलते हैं। मैप देखिए, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार हाइलाइटेड हैं। यहाँ किसान खड़ी फसल में हल चला देते हैं। इसे क्या कहते हैं? टर्म नोट करें,
बेउशेनिंग या बियासी। रीजन ईस्टर्न इंडिया। टाइमिंग सोइंग के 4 से 6 हफ्ते बाद, 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग। आप सोच रहे होंगे खड़ी फसल में हल चलाने से चावल के पौधे नहीं मरते। बेउशेनिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम डायरेक्ट सीडेड राइस की इकोसिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। इसके लिए खेत में पानी होना जरूरी है। कंडीशन 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर। बिना पानी के बेउशेनिंग नहीं हो सकती। पर्पस वीट कंट्रोल और सॉइल एरेशन। ब्यूशिंग यानी खड़ी फसल में हल चलाना सुनने में थोड़ा रिस्क वाला काम लगता है। किसान के मन में डर आता है कि अगर मैंने ट्रैक्टर या हल चला दिया तो वीड्स के साथ साथ चावल भी तो उखड़ जाएगा। लेकिन यहाँ नेचर का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म काम करता है। स्क्रीन पर रूट इम्पेडिमेंट डायग्राम देखिए। यहाँ फिजिक्स का रूल लगता है एंकरिंग का। जब तक हम ब्यूशनिंग करते हैं 4 to 6 वीक्स पर, तब तक राइस का रूट सिस्टम गहरा और मजबूत हो चुका होता है। राइस प्लांट्स हैव डीप एंकर्स। जबकि जो वीड्स हैं उनकी जड़ें अभी भी उथली यानी शैलो और कमजोर होती हैं। तो जब हल यानी प्लाव चलता है तो वो एक मैकेनिकल फिल्टर की तरह काम करता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नोट करें। द लाइट कंट्री प्लाव अपरूट्स द वीक रूटेड वीड्स बट ओनली डिस्टर्ब्स द राइस। राइस सर्वाइव कर जाता है, वीड्स बाहर निकल आते हैं। सर्वाइवल फैक्टर रूट डेप्थ डिफरेंस। तो ब्यूशिंग का मकसद सिर्फ घास निकालना नहीं है। इसके 3 बड़े टारगेट्स हैं। स्लाइड पर वो 3 पिलर्स वाला विजुअल देखिए। पहला पिलर तो वीड कंट्रोल है ही, लेकिन दूसरा पिलर बहुत इंटरेस्टिंग है, थिनिंग। थिनिंग का मतलब समझिए। जब हम डायरेक्ट सीडिंग करते हैं तो अक्सर एक ही जगह पर बहुत सारे बीज गिर जाते हैं। वहां भीड़ ओवरक्राउडिंग हो जाती है। अगर 10 पौधे एक प्लेट खाना खाएंगे तो किसी को पेट भर नहीं मिलेगा। सही एनालॉजी है। तो ब्यूशिंग उस भीड़ को कम करता है। हल चलने से जो एक्स्ट्रा यानी एक्सेस पौधे हैं वो मर जाते हैं और बचे हुए पौधों को फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्रॉप स्टैंड थिनिंग। और तीसरा पिलर है एरेशन। हल चलने से मिट्टी पलटती जाती है जिससे जड़ों तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑब्जेक्टिव 3 सॉइल एरेशन। अब हम खेती के अगले और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर चलते हैं, पडलिंग। हिंदी में इसे कधुआ करना या गारा करना कहते हैं। किसान खेत में पानी भरता है और फिर उसमें ट्रैक्टर घुमाता है ताकि मिट्टी का कीचड़ यानी मड पेस्ट बन जाए। लेकिन साइंटिफिकली हम मिट्टी के साथ कर क्या रहे हैं? साइंटिफिक डेफिनेशन लिखिए। पडलिंग इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स। नॉर्मल मिट्टी में एग्रीगेट्स यानी दाने क्रम्स होते हैं। पडलिंग उन दानों को तोड़कर चूरा चूरा कर देती है। विजुअल देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। पहले मिट्टी में पोर्स थे, हवा थी। पडलिंग के बाद वो एक स्ट्रक्चरलेस पेस्ट बन गई है, बिल्कुल टूथपेस्ट जैसी। कंडीशन याद रखिए, मैकेनिकल फोर्स इन एक्सेसिव मॉइस्चर। पानी होना कंपलसरी है। अगर सूखी मिट्टी में करेंगे तो वो पडलिंग नहीं टिलेज कहलाएगा। और ये करने के लिए हमें खास मशीनें चाहिए। स्क्रीन पर आइकन एरे देखिए। सबसे कॉमन तो पडलर है जो ब्लेड की मदद से मिट्टी और पानी को मिक्स करता है। इक्विपमेंट लिस्ट 1 स्पेशलाइज्ड पडलर, 2 रोटावेटर जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, 3 ट्रेडिशनल कंट्री प्लाव। इन सब का काम एक ही है, चर्निंग वाटर एंड सॉइल। अब जरा फिजिक्स लैब में चलते हैं। जब हमने मिट्टी के दाने तोड़ दिए और हवा निकाल दी तो मिट्टी के वजन पर क्या असर पड़ेगा? इस कॉन्सेप्ट को बल्क डेंसिटी कहते हैं। ये डेटा पॉइंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट है। नॉर्मल मिट्टी की बल्क डेंसिटी होती है अप्रॉक्स 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1.4 G/cc। लेकिन पडलिंग के बाद क्योंकि हवा निकल गई और मिट्टी चिपक गई, वो भारी और कॉम्पैक्ट हो जाती है। पडल सॉइल की बल्क डेंसिटी बढ़कर हो जाती है 1.7 G/cc। कंपेयर करें 1.4 से बढ़कर 1.7। इम्प्लीकेशन सॉइल बिकम्स हाईली कॉम्पैक्टेड। पर हम इतनी मेहनत करके मिट्टी को कॉम्पैक्ट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे 2 बड़े मकसद हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। पहले फिजिकल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखिए। मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पर्कुलेशन लॉसेस। पर्कुलेशन का मतलब है पानी का रिस कर जमीन के नीचे चले जाना। राइस को खड़ा पानी चाहिए, स्टैंडिंग वाटर। जब हम पडलिंग करते हैं तो मिट्टी के बारीक पार्टिकल्स नीचे बैठकर एक इम्पर्मिएबल लेयर बना लेते हैं। ये बिल्कुल स्विमिंग पूल की टाइल्स जैसा काम करता है, पानी को नीचे जाने से रोकता है। सेकेंडरी फिजिकल ऑब्जेक्टिव वीड कंट्रोल। जब हम कीचड़ बनाते हैं तो वीड सीड्स मिट्टी में गहराई में दब जाते हैं और उग नहीं पाते। सो स्टॉप वाटर लॉस, बरी वीड सीड्स। अब आते हैं केमिकल मैजिक पर। पडलिंग खेत की केमिस्ट्री को बदल देता है। डायग्राम में देखिए केमिकल क्लाउड। जब मिट्टी पानी में डूब जाती है और पोर्स बंद हो जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इस ऑक्सीजन फ्री माहौल को कहते हैं एनारोबिक एनवायरनमेंट। और इस माहौल में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो पहले लॉक्ड थे वो अब अनलॉक्ड यानी अवेलेबल हो जाते हैं।
3 स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो पडलिंग के बाद बढ़ जाते हैं। लिस्ट बनाइए। 1 आयरन Fe, 2 मैंगनीज Mn और 3 फास्फोरस P। ये तीनों रिड्यूस स्टेट में आकर घुलने लगते हैं, मोर सॉल्युबल। इसीलिए आप देखेंगे कि राइस में हमें अलग से आयरन या मैंगनीज डालने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि पडलिंग ने उन्हें नेचुरल तरीके से रिलीज कर दिया है। Quick recap of puddling benefits. Physics, bulk density increased to 1.7 g by cc. Water, percolation reduced. Chemistry, anaerobic zone created, so Fe, Mn and P availability increased. ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पडलिंग राइस के लिए तो वरदान है, लेकिन इसके बाद जो फसल आएगी उसके लिए ये किसी श्राप से कम नहीं। स्क्रीन पर रूट इम्पेडिमेंट डायग्राम देखिए। नीचे एक काले रंग की मोटी परत बन गई है। इस परत को टेक्निकल टर्म्स में हार्ड पैन कहते हैं। नोट करें, हार्ड पैन। ये हार्ड रॉक लेयर होती है जो मिट्टी के स्ट्रक्चर टूटने से बनती है। अब सोचिए, आपने राइस काट लिया और उसी खेत में गेहूं या सरसों बोया। इन फसलों की जड़ें कमजोर होती हैं। जब वो नीचे जाती हैं तो इस हार्ड पैन से टकराकर रुक जाती हैं। रिजल्ट क्या? अगली क्रॉप की रूट्स गहराई तक नहीं पहुंच पाती और मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाती। अफेक्टेड क्रॉप्स, अपलैंड क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड मस्टर्ड। राइस के लिए अच्छा, पर रोटेशन के लिए बुरा। अब पानी के मैनेजमेंट पर वापस आते हैं। राइस को पानी पसंद है, लेकिन क्या पूरे सीजन एक जैसा पानी चाहिए? नहीं। कुछ क्रिटिकल स्टेजेस हैं जहां गलती की गुंजाइश नहीं है। पहली स्टेज है टिलरिंग। टाइमिंग नोट करें, ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 20 दिन बाद, 2 to 20 डेज। इस स्टेज पर पानी का सीधा कनेक्शन है टिलर्स की गिनती से। विजुअल देखिए, ग्रोथ स्टेज इलास्ट्रेशन। जितना अच्छा पानी और न्यूट्रिशन मिलेगा, उतनी ज्यादा शाखाएं निकलेंगी। हर शाखा का मतलब है एक नई बाली यानी पैनिकल, और हर बाली का मतलब है ज्यादा अनाज। इक्वेशन सिंपल है, मोर वाटर इक्वल्स मोर टिलर्स इक्वल्स मोर यील्ड। अगर इस वक्त खेत सूख गया तो टिलर्स कम बनेंगे और पैदावार गिर जाएगी। लेकिन अगर मुझसे पूछें कि पूरे जीवन चक्र में वो एक दिन कौन सा है जब पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो स्टेज है बूटिंग। इसे हम पौधे की प्रेगनेंसी कह सकते हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज बूटिंग। इसे लेट पैनिकल इनिशिएशन भी कहते हैं। पहचान क्या है? विजुअल डायग्राम देखिए। पौधे का तना फूलने लगता है क्योंकि उसके अंदर बाली यानी फ्लावर बन रही होती है, बिल्कुल एक गर्भवती माँ की तरह। फ्लैग लीफ का शीथ मोटा हो जाता है। विजुअल सिम्टम, स्वेलिंग ऑफ फ्लैग लीव्स शीथ। अगर इस स्टेज पर पानी की कमी हुई तो अंदर का फूल सूख जाएगा। और नतीजा, जब बाली बाहर आएगी तो उसमें चावल नहीं होगा, सिर्फ खोखा छिलका होगा। इसे हम चैफी ग्रेन्स कहते हैं। कॉन्सिक्वेंस नोट करें, चैफी और एम्प्टी ग्रेन्स। यील्ड लॉस कैटास्ट्रॉफिक होता है, इसलिए बूटिंग स्टेज पर खेत में पानी होना अनिवार्य है। अब खेत से निकलकर नर्सरी में चलते हैं। इंडिया में हम अक्सर 25 से 30 दिन लगाते हैं नर्सरी तैयार करने में, लेकिन फिलीपींस के साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका निकाला जो फास्ट फूड की तरह तेज है। इसे कहते हैं डैपोग मेथड। ओरिजिन कंट्री फिलीपींस, वही देश जहां IRRI है। मेथड नेम डैपोग। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा है रफ्तार। नॉर्मल तरीके में किसान को 1 महीना वेट करना पड़ता है, लेकिन डैपोग में स्क्रीन पर कैलेंडर कंपैरिजन देखिए। सिर्फ 12 दिन। सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन द 12th डे आफ्टर सीडिंग। कंपेयर कीजिए, स्टैंडर्ड 25 to 30 डेज, डैपोग 12 डेज। टाइम सीधा आधा हो गया। लेकिन ये इतना तेज कैसे है? इसका राज है इसकी सॉइल लेस टेक्निक। डैपोग नर्सरी मिट्टी पर नहीं उगाई जाती। विजुअल देखिए, बीजों को कंक्रीट फर्श, प्लास्टिक शीट या केले के पत्तों पर बिछाया जाता है। सबस्ट्रेट मटेरियल्स, कंक्रीट, प्लास्टिक और बनाना लीव्स। एग्जाम पॉइंट, सॉइल कांटेक्ट इज 0। जड़ें मिट्टी को छूती ही नहीं है। आप सोचेंगे अगर मिट्टी नहीं है तो पौधा खाना कहाँ से खाता है? 12 दिन तक पौधा अपने अंदर जमा हुए खाने पर जिंदा रहता है। न्यूट्रिशन सोर्स एंडोस्पर्म। बीज के अंदर जो फूड स्टोर होता है, एंडोस्पर्म, सीडलिंग उसी को कंज्यूम करता है। इसलिए 14 दिन से ज्यादा हम इस नर्सरी को नहीं रख सकते, क्योंकि खाना खत्म हो जाएगा। इस टेक्निक का एक और कमाल है स्पेस एफिशिएंसी। डायग्राम देखिए, सीडलिंग्स एक कारपेट यानी मैट की तरह उगते हैं, जिसे आप रोल करके खेत में ले जा सकते हैं। क्योंकि मिट्टी नहीं है, जड़ें आपस में उलझकर एक चटाई बना लेती हैं। अब गणित पर ध्यान दें। सीड डेंसिटी बहुत हाई होती है। हम 1 स्क्वायर मीटर में 3 किलो बीज डालते हैं, 3 kg पर मीटर स्क्वायर। इतनी घनी बुआई की वजह से हमें बहुत कम जगह चाहिए। अगर आपको 1 हेक्टेयर खेत भरना है तो नॉर्मल नर्सरी के लिए आपको 1000 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। डेटा कंपैरिजन, ट्रेडिशनल नर्सरी एरिया अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर मीटर यानी अप्रॉक्स 1/10 हेक्टेयर, लेकिन डैपोग नर्सरी एरिया सिर्फ 25 से 30 स्क्वायर मीटर। फर्क देखिए, कहाँ 1000 और कहाँ सिर्फ 25। डैपोग मेथड जमीन बचाता है, वक्त बचाता है और लेबर बचाता है।
Final exam data recap for DAPOG. 1. Origin Philippines. 2. Duration 12 to 14 days. 3. Seed rate 3 kg per meter square. 4. Area required 25 to 30 meter square for 1 hectare field. ये चारों फिगर्स मैच द फॉलोइंग में आते हैं। यहाँ हमारा राइस प्रोडक्शन का ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। हमने वीड मैनेजमेंट से लेकर नर्सरी की लेटेस्ट टेक्निक्स तक सब कवर कर लिया है। पडलिंग की केमिस्ट्री हो या डैपोग की एफिशिएंसी, हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिवीजन जरूरी है। हार्ड पैन, बूटिंग स्टेज, बेंथियोकार्ब और डैपोग एरिया, इन कीवर्ड्स को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अब हम एग्रीकल्चर के उस दौर में चलेंगे जिसने दुनिया की भूख मिटाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, 1970s के दशक, जब चावल की खेती में एक जेनेटिक रेवोल्यूशन आया। हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड राइस की। सोचिए, राइस नेचुरल तौर पर सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, तो उसका हाइब्रिड बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। हिस्ट्री डेटा नोट करें। हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना ने डेवलप की थी। कंट्री चाइना, डेकेड 1970s, और इस टेक्नोलॉजी को 1974 में परफेक्ट किया गया था, ईयर 1974। और इस क्रांति के पीछे एक ही इंसान का दिमाग था, जिन्हें आज हम फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहते हैं। नाम रट लीजिए, युआन लोंग पिंग, स्पेलिंग YAUAN LONGPING। युआन लोंग पिंग, ही इज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे। राइस का फूल यानी फ्ला बाइसेक्सुअल होता है। उसमें नर यानी मेल और मादा यानी फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। वो खुद ही पॉलिनेट हो जाता है। हाइब्रिड बनाने के लिए हमें नर पार्ट को रोकना था। यहाँ यूज हुआ CMS सिस्टम, फुल फॉर्म साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। रिपीट कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये वो सिस्टम है जिसने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया। इस CMS सिस्टम को चलाने के लिए हमें 3 अलग-अलग तरह की लाइंस यानी पेरेंट्स चाहिए होती हैं। इसे हम 3 लाइन सिस्टम कहते हैं। डायग्राम में देखिए 3 कॉलम्स बने हैं, A, B और R। सबसे पहली लाइन है A लाइन, इसे मेल स्टेराइल लाइन कहते हैं। नोट करें, A लाइन इज इक्वल टू मेल स्टेराइल। इसका मतलब यह है कि इसके फूल में पोलन यानी पराग डेड होता है। ये सिर्फ फीमेल की तरह एक्ट करती है। अब अगर A लाइन स्टेराइल है तो वो अपने आप सीड्स नहीं बना सकती। उसको जिंदा रखने के लिए हमें दूसरी लाइन चाहिए, B लाइन। B लाइन को कहते हैं मेंटेनर लाइन। B लाइन इक्वल्स मेंटेनर। ये दिखने में बिल्कुल A लाइन जैसी होती है, बस फर्क ये है कि ये फर्टाइल होती है। इसका काम सिर्फ A लाइन को पॉलिनेट करके सीड्स बनाना है ताकि A लाइन खत्म ना हो जाए। और तीसरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, R लाइन। जब हमें किसान के लिए हाइब्रिड सीड बनाना होता है तब हम A लाइन का क्रॉस R लाइन से कराते हैं। R लाइन का नाम है रेस्टोरर लाइन। R लाइन इक्वल्स रेस्टोरर। ये फर्टिलिटी को वापस लाता है। जब A और R मिलते हैं तब बनता है F1 हाइब्रिड। अब बात करते हैं इंडिया के रोल की। चाइना के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा देश बना जिसने हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज किया। बिल्कुल, और ये साल याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने ऑफिशियली अपने फर्स्ट हाइब्रिड्स 1994 में रिलीज़ किए थे। इसका मतलब टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर फाइनली किसान के खेत तक पहुंच गई। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? देखो, उस वक्त हमारी यील्ड रुक गई थी, प्लेटो हो गई थी, तो इन हाइब्रिड्स ने उस यील्ड बैरियर को तोड़ने में मदद की। करेक्ट। अब आते हैं स्टेट वाइज रिलीजेस पर। अलग अलग स्टेट्स ने अपने क्लाइमेट के हिसाब से स्पेसिफिक वैरायटीज निकाली। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रिलीज किए APRH1 और APRH2। ये वहाँ की लोकल कंडीशंस के लिए अडेप्ट किए गए थे। फिर कर्नाटका ने रिलीज किया KRH सीरीज ऑफ हाइब्रिड्स, और तमिलनाडु में एक बहुत फेमस वैरायटी आई, MGR1। MGR1 के पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका नाम वहाँ के प्रोमिनेंट फिगर MG रामचंद्रन के नाम पर रखा गया था। ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब फाइनली डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर का रोल। सिर्फ सरकार ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज ने भी हाइब्रिड राइस को पॉपुलर बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। यहाँ एक वैरायटी का नाम सबसे ऊपर आता है, PHB71। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पायनियर हाइब्रिड ने डेवलप किया था। इसकी खास बात ये थी कि इसने प्रूव किया कि प्राइवेट रिसर्च भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टक्कर दे सकती है। तो अगर एग्जाम में पूछें कि PHB71 किसने बनाया, तो आंसर है प्राइवेट सेक्टर या पायनियर। अब टॉपिक बदलते हैं और एक ऐसे चावल की बात करते हैं जो दिखने में सफ़ेद नहीं बल्कि पीला है। इसे कहते हैं गोल्डन राइस। इसके पीछे का मकसद पेट भरना नहीं बल्कि हिडन हंगर को मिटाना था।
हिडन हंगर का मतलब है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। गोल्डन राइस स्पेसिफिकली विटामिन ए की कमी को टारगेट करता है। टारगेट न्यूट्रिएंट विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधापन आता है। नॉर्मल चावल में विटामिन ए बनाने वाला एलिमेंट बीटा कैरोटीन नहीं होता। साइंटिस्ट्स ने सोचा क्यों ना राइस के अंदर ये एबिलिटी डाल दी जाए। इन्वेंटर्स के नाम नोट करें। 2 साइंटिस्ट थे, इंगो पोट्रिकस और पीटर बायर। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंगो पोट्रिकस एंड पीटर बायर। इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 अलग-अलग सॉसेस से जीन्स लिए और राइस में डाल दिए। डायग्राम में देखिए, एक डैफोडिल का फूल है और एक बैक्टीरिया है। सोर्स 1 डैफोडिल, एक फूल। सोर्स 2 अविनिया एरियोडोवोरा, एक बैक्टीरिया। इन दोनों के जीन्स यूज हुए। डैफोडिल से उन्होंने PSY जीन लिया और बैक्टीरिया से CRT1 जीन लिया। जब ये दोनों जीन्स चावल के DNA में गए तो चावल के अंदर बीटा कैरोटीन बनने लगा। प्रोसेस फ्लो: genes PSY plus CRT1 into rice endosperm into production of beta carotene। और यही बीटा कैरोटीन चावल को गोल्डन यानी पीला रंग देता है। हमारे शरीर में जाकर यही बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है। इसलिए गोल्डन राइस को बायोफोर्टिफाइड क्रॉप कहा जाता है। एग्जाम क्रिटिकल रिकैप: गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप यानी GM क्रॉप। कलर कॉज बीटा कैरोटीन, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, जीन्स फ्रॉम डैफोडिल एंड अर्विनिया बैक्टीरिया। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स हाइब्रिड राइस और गोल्डन राइस को मिक्स कर देते हैं। स्लाइड पर क्लासिफिकेशन चार्ट देखिए। हाइब्रिड राइस सेम स्पीशीज की ब्रीडिंग से बनता है, लेकिन गोल्डन राइस? गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। इसे हम GM क्रॉप यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कहते हैं। नोट करें, इट इज नॉट अ हाइब्रिड, इट इज ट्रांसजेनिक, क्योंकि इसमें फॉरेन DNA यानी दूसरे जीव का DNA डाला गया है। कहानी को अब एशिया से शिफ्ट करते हैं अफ्रीका की तरफ। 1980s में मैडागास्कर नाम के देश में एक नई तकनीक जन्म ले रही थी जिसने चावल की खेती के सारे नियम बदल दिए। इसे कहते हैं SRI। SRI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नोट करें, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसके जन्मदाता यानी फादर कौन थे? वो कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक जेसुइट प्रीस्ट थे, फादर हेनरी डे लोलानी। नाम स्पेलिंग करें, HERIDELAULANI, हेनरी डे लोलानी। प्लेस मैडागास्कर, डेकेड 1980s। ये चारों फैक्ट्स मैच द फॉलोइंग में आते हैं। SRI की फिलॉसफी बाकी खेती से अलग क्यों है? बाकी जगह हम नए बीज यानी सीड्स पर फोकस करते हैं, जैसे हाइब्रिड या GM, लेकिन SRI कहता है बीज मत बदलो, तरीका बदलो। कोर कॉन्सेप्ट: मैनेजमेंट ओवर जेनेटिक्स। SRI सीड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एग्रो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। इसलिए SRI में केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम ऑर्गेनिक मैन्योर यानी गोबर की खाद या कंपोस्ट पर जोर देते हैं। माना जाता है कि मिट्टी की सेहत सुधारने से यील्ड अपने आप बढ़ जाएगी। की इनपुट: ऑर्गेनिक मैन्योर। गोल: बेटर रूट जोन एनवायरनमेंट। SRI 3 बड़े उसूलों पर टिका है। डायग्राम में 3 गोले यानी 3 सर्कल्स देखिए। पहला उसूल है भीड़ कम करना। प्रिंसिपल 1, लो प्लांट डेंसिटी। हम पौधों की गिनती कम करते हैं ताकि हर पौधे को फैलने की जगह मिले। दूसरा उसूल पानी के बारे में है। हमने पढ़ा था राइस को 5 सेंटीमीटर पानी चाहिए। SRI इस रूल को तोड़ देता है। ये कहता है खेत को सूखा रखो, सिर्फ नमी यानी मॉइस्चर होनी चाहिए। प्रिंसिपल 2, मिनिमम वाटर, नो कंटिन्यूअस फ्लडिंग। और तीसरा उसूल है केमिकल्स को ना कहना। प्रिंसिपल 3, नो हर्बिसाइड्स। हम घास हाथ से या मशीन से निकालेंगे, केमिकल से नहीं। अब जरा गणित लगाते हैं कि इससे बचत कितनी होती है। स्क्रीन पर बार चार्ट देखिए। एक तरफ बड़ा पिलर है कन्वेंशनल का और दूसरा छोटा पिलर है SRI का। अगर आप पुराने तरीके से खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगता है? कन्वेंशनल सीड रेट 60 kg पर हेक्टेयर। नोट करें, 60 kg। लेकिन SRI में क्योंकि हम एक एक दाना दूर दूर लगाते हैं, बीज की जरूरत जमीन पर गिर जाती है। SRI सीड रेट सिर्फ 5 kg पर हेक्टेयर। 60 kg से सीधा 5 kg पर, ये 90% सेविंग है। और पानी, क्योंकि हम खेत भरते नहीं हैं, सिर्फ गीला रखते हैं। वाटर सेविंग अप टू 50%, आधा पानी बचता है। लेकिन किसान पूछेगा, अगर मैं बीज कम डालूंगा तो यील्ड कम नहीं हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं, उल्टा यील्ड बढ़ जाएगी। विजुअल देखिए अंडरग्राउंड रूट्स का। कन्वेंशनल खेती में प्लांट्स का गुच्छा होता है जिनकी जड़ें आपस में लड़ती हैं। SRI में सिंगल प्लांट होता है।
अकेला होने की वजह से एसआरआई प्लांट की जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती हैं। वो जमीन का कोना कोना छान मारती हैं, इसलिए एक पौधा ही 50-60 टिलर्स दे देता है। यील्ड डेटा कंपेयर करें। कन्वेंशनल यील्ड 2 से 3 टन्स पर हेक्टेयर, एसआरआई यील्ड 6 से 7 टन्स पर हेक्टेयर। यील्ड डबल से भी ज्यादा हो सकती है। यील्ड डबल हो सकती है, ये सुनकर बड़ा किसान तो खुश होगा, लेकिन छोटे किसान का क्या, जिसके पास पैसे कम है और जमीन छोटी है? एसआरआई असल में उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया था। टारगेट ऑडियंस नोट करें, स्मॉल लैंड होल्डर्स, छोटे किसान। लॉजिक ये है कि एसआरआई में कैश इनपुट कम लगता है लेकिन लेबर इनपुट ज्यादा लगती है, और छोटे किसान के पास पैसा कम होता है पर फैमिली लेबर अवेलेबल होती है। और ये मेथड अब सिर्फ चावल तक सीमित नहीं रहा, इसने दूसरी फसलों में भी एंट्री ले ली है। स्क्रीन पर क्रॉप व्हील देखिए। व्हीट गेहूं में इसे SWI कहते हैं। फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, SWI। इसके अलावा ये शुगरकेन यानी गन्ना, मिलेट्स यानी बाजरा और रागी, और मस्टर्ड यानी सरसों में भी सफलता से यूज हो रहा है। वर्सेटैलिटी एप्लीकेबल टू मल्टीपल क्रॉप्स। अब खेत में पौधा लगाने की इंजीनियरिंग पर आते हैं। नॉर्मल खेती में हम पौधे कहीं भी लगा देते हैं, यानी रैंडम प्लांटिंग, लेकिन एसआरआई में एक स्ट्रिक्ट ज्योमेट्री फॉलो करनी पड़ती है। डायग्राम देखिए, प्लांट्स एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड में लगे हैं। स्पेसिंग डायमेंशंस रट लीजिए, 25 बाय 25 सेंटीमीटर, रो से रो 25 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट भी 25 सेंटीमीटर। लेआउट स्क्वायर ग्रिड। ये इतनी स्पेसिफिक दूरी क्यों? क्या स्केल लेकर नापते हैं? इसका मकसद है एक मशीन को चलने की जगह देना। उस मशीन का नाम है कोनोवीडर। टूल नेम कोनोवीडर, मैकेनिकल वीडर। ये मशीन तभी चल पाएगी जब पौधों के बीच चारों तरफ जगह हो। जब किसान इस वीडर को चलाता है तो ये मिट्टी को पलट देता है, यानी चर्निंग। इससे दो काम होते हैं, एक तो घास मिट्टी में दबकर खाद बन जाती है और दूसरा मिट्टी में हवा यानी एरेशन घुसती है। एरेशन इसकी कोनोवीडर रूट्स को ऑक्सीजन देता है। डायरेक्शन क्रॉस वीडिंग यानी दोनों दिशाओं में चलाना। अब आते हैं एसआरआई के सबसे नाजुक नियम पर, सीडलिंग एज। नॉर्मल खेती में हम 25 से 30 दिन का बड़ा पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन एसआरआई में हम बचपन में ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एज रूल 8 से 12 दिन, सिर्फ 8 से 12 डेज ओल्ड। स्टेज 2 लीफ स्टेज, जब सिर्फ 2 पत्तियां आई हों। कंपेयर करें कन्वेंशनल 30 डेज, एसआरआई 8 to 12 डेज। इतनी जल्दी क्यों? इसके पीछे साइंस है फाइलोक्रोन की। फाइलोक्रोन पौधे की वो एबिलिटी है जिससे वो नई शाखाएं यानी टिलर्स निकालता है। अगर आपने 30 दिन वेट किया तो ये पोटेंशियल खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट प्रिजर्विंग फाइलोक्रोन पोटेंशियल। छोटा पौधा ट्रांसप्लांट शॉक से तुरंत रिकवर करता है और ग्रोथ शुरू कर देता है। बड़ा पौधा शॉक में ही टाइम वेस्ट कर देता है। नर्सरी का साइज भी इससे जुड़ा हुआ है। छोटे पौधे और कम बीज का मतलब है नर्सरी के लिए जमीन की बचत। स्क्रीन पर कंपैरिजन स्क्वायर देखिए। डेटा कंपैरिजन कन्वेंशनल नर्सरी के लिए चाहिए 1000 स्क्वायर मीटर यानी 10 गुंठा, लेकिन एसआरआई नर्सरी के लिए सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर। मतलब 10 गुना जमीन बची। कहाँ 1000 और कहाँ सिर्फ 100। ये लैंड एफिशिएंसी और वाटर एफिशिएंसी दोनों बढ़ाता है। एग्जाम डेटा रिकैप 1. एसआरआई सीडलिंग एज 8 to 12 days. 2. SRI nursery area 100 square meter per hectare. 3. SRI spacing 25 by 25 centimeter. लेकिन दोस्तों, सब कुछ इतना आसान नहीं है। अगर एसआरआई इतना ही अच्छा है तो हर किसान इसे क्यों नहीं अपनाता? इसका एक बड़ा डीमेरिट यानी कमी है। ग्राफ देखिए लेबर कॉस्ट का। मेन कंस्ट्रेंट हाई लेबर कॉस्ट, खासकर शुरुआत के सालों में। सोचकर देखिए, 8 दिन का नन्हा सा पौधा और उसे 25 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट दूरी पर लगाना है। इसमें बहुत ध्यान और वक्त लगता है। मजदूर अक्सर घबरा जाते हैं। रीजन फॉर कॉस्ट प्रिसिजन प्लांटिंग एंड फ्रीक्वेंट मैकेनिकल वीडिंग। वीडर चलाना फिजिकल मेहनत का काम है। लेकिन ग्राफ में एक डाउनवर्ड स्लोप है। जैसे जैसे मजदूर सीखते हैं, लर्निंग कर्व, वैसे वैसे अगले सालों में लेबर कॉस्ट कम होती जाती है। इकोनॉमिक रियलिटी ईयर 1 में कॉस्ट हाई होगी, लेकिन ईयर 3-4 तक ये नॉर्मल हो जाएगी। इट डिमांड स्किल नॉट जस्ट हार्ड वर्क। चलिए अब हम अपने राइस प्रोडक्शन मॉड्यूल के अंत पर पहुंच गए हैं। हमने 3 बड़े पिलर्स देखे जिन्होंने दुनिया का पेट भरा है। समरी स्लाइड देखिए, 3 पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस। पिलर 1 हाइब्रिड राइस, फोकस यील्ड क्वांटिटी, कंट्री चाइना एंड इंडिया, फादर योआन लॉन्गपिंग, टेक्निक जेनेटिक्स, CMS सिस्टम। बिल्कुल। फिर आया पिलर 2 गोल्डन राइस,
फोकस न्यूट्रिशन यानी क्वालिटी, टारगेट विटामिन ए डेफिशिएंसी, साइंटिस्ट्स पोट्राइकस एंड बेयर, टेक्निक ट्रांसजेनिक यानी जीएम। और आखिरी पिलर 3 SRI, फोकस मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ओरिजिन मैडागास्कर, फादर हेनरी de Lauleni, टेक्निक एग्रो इकोलॉजिकल, वाटर सीड सेविंग। ये तीनों मिलकर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की छत को सहारा देते हैं। एक ने पेट भरा हाइब्रिड, एक ने आंखें बचाई गोल्डन और एक ने जमीन बचाई SRI। स्टूडेंट्स, इन तीनों के बीच का फर्क क्लियर होना चाहिए। हाइब्रिड इज ब्रीडिंग, गोल्डन इज GM, SRI इज मेथोडोलॉजी। अब हम राइस के अंदर झांक कर देखेंगे लिटरल सेंस में। स्क्रीन पर जो डायग्राम है एनाटॉमी ऑफ ग्रेन का, उसे ध्यान से देखिए। एक कच्चा चावल पैडी 3 मेन हिस्सों से बना होता है। सबसे बाहर है ब्रांड लेयर, उसके अंदर है जर्म यानी एम्ब्रियो और बीच में है सफ़ेद एंडोस्पर्म। टेक्निकल नेम्स नोट करें। आउटर लेयर एल्यूरॉन लेयर या ब्रान, इनर रिप्रोडक्टिव पार्ट एम्ब्रियो या जर्म और स्टार्ची पार्ट एंडोस्पर्म। मिलिंग प्रोसेस में हम कौन से 2 हिस्से हटा देते हैं, एल्यूरॉन या ब्रान और एम्ब्रियो? सही कहा। मिलिंग का मकसद ही ये होता है कि ऊपर का छिलका और एम्ब्रियो हटाकर हमें वो सफ़ेद चावल मिले जो हम खाते हैं, लेकिन इस चक्कर में हम ग्रेन का सबसे पौष्टिक यानी न्यूट्रिशियस हिस्सा खो देते हैं। एग्जाम क्रिटिकल डेटा। मिलिंग कन्वर्ट्स ब्राउन राइस टू वाइट राइस, लेकिन इसमें लॉस क्या होता है? ऑयल्स और वाइटामिन्स, क्योंकि वाइटामिन्स मेनली ब्रान और जर्म में ही होते हैं। मिलिंग के बाद अगला स्टेप आता है पॉलिशिंग। चावल छिल तो गया, पर वो अभी भी खुरदुरा यानी रफ है। उसको चमकाने के लिए हम पॉलिशिंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये चमक हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है? विजुअल देखिए जहां नो विटामिन B1 का स्टैंप लगा है। एक स्पेसिफिक विटामिन है जो पॉलिशिंग से पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो है विटामिन B1, जिसे हम साइंटिफिकली थायमीन कहते हैं। रिपीट करता हूँ, थायमीन। और अगर कोई इंसान सिर्फ यही पॉलिश्ड चावल खाता रहे तो उसे नर्वस सिस्टम की बीमारी हो सकती है। डिजीज का नाम है बेरी-बेरी। डायरेक्ट लिंक याद रखिए। पॉलिश्ड राइस इक्वल्स टू नो थायमीन इक्वल्स टू बेरी-बेरी डिजीज। ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आता है। इस न्यूट्रिशनल लॉस को रोकने के लिए हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसे पार बॉइलिंग कहते हैं। डायग्राम में देखिए, हम मिलिंग से पहले ही पैडी को गर्म पानी में भिगो रहे हैं, यानी हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट। प्रोसेस टाइप हाइड्रोथर्मल। यहाँ एक केमिकल जादू होता है। कच्चे चावल का स्टार्च क्रिस्टलीन होता है, जो पार बॉइलिंग के बाद अमॉर्फस हो जाता है। इस प्रोसेस को जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। इसका फायदा ये है कि गर्म पानी के साथ विटामिन्स ब्रांड लेयर से निकलकर चावल के बीच यानी कोर में चले जाते हैं। विजुअल में देखिए कैसे लाल रंग के विटामिन्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। बेनिफिट नंबर 1, न्यूट्रिशन कॉन्जर्वेशन यानी विटामिन्स लॉक्ड इनसाइड। बेनिफिट नंबर 2, हार्डनेस इंक्रीजेस। पार बॉइलिंग से दाना मजबूत हो जाता है और मिलिंग के वक्त टूटता नहीं है। की टर्म स्टार्च जेलाटिनाइजेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे जहां से एग्जाम्स में बार-बार क्वेश्चंस आते हैं। कि सीजन्स पर आते हैं। इंडिया में चावल उगाने के सीजन्स पानी और हार्वेस्टिंग टाइम पर डिपेंड करते हैं। 2 मेन टर्म्स हैं, ऑस और बोरो। डेटा पॉइंट 1, ऑस ऑटम राइस। इसकी सोइंग होती है प्री मॉनसून में। मंथ नोट करें, अप्रैल से मई, और हार्वेस्ट होता है अगस्त सितंबर में। दूसरा है बोरो, जिसे हम समर राइस कहते हैं। इसकी सोइंग सर्दियों में होती है ताकि मिट्टी की बची कुची नमी यूज हो सके। डेटा पॉइंट 2, बोरो समर राइस। सोइंग टाइम नवंबर टू दिसंबर, हार्वेस्टिंग टाइम मार्च टू अप्रैल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बोरो राइस की यील्ड ऑस से ज्यादा होती है क्योंकि पकने के टाइम यानी राइपनिंग में इसे ढेर सारी धूप मिलती है। अब जरा पौधे की बॉटनी समझते हैं। चावल के फूलों के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? डायग्राम में देखिए, ये एक सिंगल फूल नहीं है बल्कि शाखाओं वाला स्ट्रक्चर है। टर्म है पैनिकल, PANICLE। राइस इनफ्लोरेसेंस इक्वल्स टू पैनिकल। और फ्लावरिंग के लिए इसे कैसी रोशनी चाहिए? चावल एक शॉर्ट डे प्लांट है, SDP। इसका मतलब ये नहीं है कि इसे धूप कम चाहिए। इसका मतलब ये है कि फूल आने के लिए इसे लंबी रातें यानी लॉन्ग नाइट्स चाहिए होती हैं। ट्रिगर कंडीशन लॉन्ग नाइट्स या शॉर्ट डेज। कैटेगरी शॉर्ट डे प्लांट यानी SDP। टेम्परेचर की बात करें तो चावल को गर्मी पसंद है, लेकिन एक हद तक। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है जहां फोटोसिंथेसिस सबसे तेज होता है? रेंज लिखिए 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तापमान 40 डिग्री से ऊपर गया तो पोलन स्टेरिलिटी होगी, यानी दाने नहीं बनेंगे।
किसान के लिए सबसे ज़रूरी गणित है हलिंग परसेंटेज। अगर खेत से 100 किलो धान निकला तो मिल से चावल कितना मिलेगा? रेशियो है 66%। फॉर्मूला नोट करें, पैडी इक्वल्स टू हस्क प्लस ब्राउन राइस। अगर 100 केजी पैडी है तो उसमें से 66 केजी एडिबल राइस निकलेगा और 34 केजी भूसा होगा। हलिंग रिकवरी 65 to 66%। बोटैनिकली राइस के फ्रूट को हम क्या बुलाते हैं? ये मटर की फल्ली जैसा नहीं है जिसे छिल सकें। यहाँ छिलका और बीज आपस में जुड़े होते हैं। क्रॉस सेक्शन इमेज देखिए, फ्यूज्ड लेयर वाली। फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस, स्पेलिंग CARYOPSIS। डेफिनेशन, सीड कोट इज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। और बाजार में बासमती किसे कहते हैं? सिर्फ खुशबू होना काफी नहीं है, साइज मैटर करता है। स्केल वाला चित्र देखिए। क्लासिफिकेशन मेट्रिक ग्रेन लेंथ। अगर दाना 7 मिलीमीटर से लंबा है तभी वो प्रीमियम बासमती या एक्स्ट्रा लॉन्ग कैटेगरी में आएगा। रेफरेंस, शॉर्ट लेस देन 5.5 मिलीमीटर्स, मीडियम 5.5 to 6.6 मिलीमीटर्स, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेटर देन 7 मिलीमीटर्स। अब खेत की मिट्टी के रसायन शास्त्र में उतरते हैं। राइस की मिट्टी बाकी फसलों से अलग होती है क्योंकि वहाँ पानी भरा होता है। इस वाटरलॉग्ड कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं होती। स्क्रीन पर न्यूट्रिएंट सॉल्युबिलिटी जोन वाला चार्ट देखिए। इस ऑक्सीजन फ्री माहौल को एनारोबिक कहते हैं। यहाँ पीएच का रोल बहुत बड़ा है। राइस के लिए ऑप्टिमम पीएच रेंज नोट करें, 4 to 6, स्लाइटली एसिडिक। इस एसिडिक रेंज का फायदा क्या है? पीएच 4 से 6 के बीच में आयरन और मैंगनीज जैसे तत्व पानी में आसानी से घुल जाते हैं और पौधे को मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, गलत फर्टिलाइजर का चुनाव। स्टूडेंट्स ध्यान दें, राइस में कभी भी नाइट्रेट यानी NO3 वाले फर्टिलाइजर मत डालिए। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स एनारोबिक सॉइल में अनस्टेबल होते हैं। डायग्राम में लॉस वाला एरो देखिए। जैसे ही आप नाइट्रेट डालते हैं, मिट्टी के बैक्टीरिया उसमें से ऑक्सीजन छीन लेते हैं और उसे नाइट्रोजन गैस बना देते हैं जो हवा में उड़ जाती है। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, लॉस ऑफ नाइट्रोजन। इसलिए राइस के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। क्योंकि अमोनियम NH4+ मिट्टी के पार्टिकल से चिपक जाता है और गैस बनकर उड़ता नहीं है। एग्जाम क्रिटिकल डेटा, बेस्ट सोर्स अमोनियम सल्फेट, अवॉइड नाइट्रेट, ऑप्टिमम पीएच 4 to 6। अब नर्सरी की तरफ चलते हैं। आजकल खेती में मशीनें आ गई हैं। मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर को चलाने के लिए हमें एक खास तरह की नर्सरी चाहिए होती है। इसे मैट टाइप नर्सरी कहते हैं। नर्सरी टाइप, मैट टाइप, इसका रिलेशन सीधा मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर्स से है। इसमें हम पौधों को मिट्टी में गहरा नहीं उगाते बल्कि प्लास्टिक ट्रेज पर उगाते हैं। विजुअल देखिए स्टेप 3 में। जब पौधे बड़े होते हैं, उनकी जड़ें आपस में उलझ जाती हैं यानी इंटरलॉक। ये जड़ें मिलकर एक कार्पेट या चटाई जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इसलिए इसे मैट टाइप कहते हैं। इस मैट को मशीन आसानी से काटकर खेत में लगा देती है। अब जरा दानों के वजन को कंपेयर करते हैं। इसे हम टेस्ट वेट कहते हैं, जिसका मतलब है 1000 बीजों का वजन। तराजू वाला डायग्राम देखिए। एक तरफ है कोर्स राइस यानी मोटा चावल और दूसरी तरफ है बासमती। डेटा रट लीजिए। नॉर्मल या कोर्स राइस का टेस्ट वेट होता है अप्रॉक्स 25 ग्राम्स, 25 ग्राम्स पर 1000 सीड्स। लेकिन बासमती, जो लंबा तो है पर बहुत पतला है, उसका वजन कम होता है। बासमती राइस का टेस्ट वेट है 21 ग्राम्स। डिफरेंस याद रखिए, 25 ग्राम्स नॉर्मल राइस वर्सेस 21 ग्राम्स बासमती राइस। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अक्सर आता है। वापस खेत में चलते हैं। राइस की लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जिसे हम प्रेगनेंसी कह सकते हैं। साइंटिफिक भाषा में इसे बूटिंग स्टेज कहते हैं। मोस्ट क्रिटिकल वाटर स्टेज, बूटिंग। इस वक्त पैनिकल बाली पत्ते के अंदर फूल रही होती है। अगर इस वक्त पानी की कमी हुई तो अंदर का फूल मर जाएगा और जब बाली बाहर आएगी तो वो सफ़ेद और खोखली होगी। इसे व्हाइट हेड्स कहते हैं। कॉन्सिक्वेंस, स्टेराइल फ्लावर्स एंड एम्प्टी ग्रेन्स। इसलिए बूटिंग स्टेज पर खेत में पानी होना कंपलसरी है। पानी के साथ साथ हमें नाइट्रोजन भी चाहिए। यहाँ हम एक बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो नेचर का गिफ्ट है। उसका नाम है अजोला। ऑर्गेनिज्म नेम अजोला। ये एक वाटर फर्न है, लेकिन नाइट्रोजन ये खुद नहीं बनाता। इसके अंदर एक एल्गे रहता है। उस एल्गे का नाम बहुत जरूरी है। सिम्बायोटिक पार्टनर एनाबैना एजोले। नोट करें, एनाबैना ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला घर है, एनाबैना फैक्ट्री है। ये दोनों मिलकर हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को देते हैं। अब एक फिलीपींस की टेक्निक देखते हैं जो नर्सरी का टाइम आधा कर देती है। इसे डैपॉग मेथड कहते हैं। ओरिजिन फिलीपींस,
मेथड नेम डैपॉग। इसकी खासियत यह है कि यह सॉइललेस या रिड्यूस्ड सॉइल मेथड है। बीजों को कंक्रीट, प्लास्टिक या केले के पत्तों यानी बनाना लीव्स पर बिछाया जाता है। क्योंकि जड़ें मिट्टी में नहीं जाती, पौधा बहुत तेजी से उगता है पर कमजोर होता है। वो सिर्फ अपने अंदर के खाने यानी एंडोस्पर्म पर जिंदा रहता है। रेडी टाइम 11 to 14 डेज। सिर्फ 11-14 डेज में सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती हैं। कंपेयर करें नॉर्मल 25-30 डेज से। और क्योंकि ये इतना फास्ट है, हम बहुत घना बीज डालते हैं, सीड रेट बहुत हाई होता है। डैपॉग सीड रेट 3 किलो पर स्क्वायर मीटर, 3 kg पर स्क्वायर मीटर। इसका सबसे बड़ा फायदा है जगह की बचत। स्केल कंपैरिजन देखिए, अगर 1 हेक्टेयर खेत लगाना है तो नॉर्मल नर्सरी के लिए 1000 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। लेकिन डैपॉग में सिर्फ 25 से 30 स्क्वायर मीटर। एरिया एफिशिएंसी 25 to 30 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर। ये डेटा पॉइंट रट लीजिए। अब खेत के दुश्मनों की बात करते हैं। कुछ घास ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चावल जैसे दिखते हैं। इन्हें मिमिक्री वीड्स कहते हैं। स्क्रीन स्प्लिट इमेज देखिए, राइस और बार्नयार्ड ग्रास बिल्कुल सेम लग रहे हैं। साइंटिफिक नेम एचिनोक्लोआ क्रूसीगैली बार्नयार्ड ग्रास और एचिनोक्लोआ कोलोना वाइल्ड राइस। प्रॉब्लम, ये मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हैं शुरुआत में। किसान इन्हें पहचान ही नहीं पाता जब तक कि इनमें फूल ना आ जाए, तब तक ये आधा नाइट्रोजन चुरा चुके होते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है व्हाइट आई। अगर चावल के नए पत्ते सफेद या पीले पड़ने लगें तो ये कोई डिजीज नहीं, डेफिशिएंसी है। ये कमी है आयरन यानी Fe की। याद रखिए, आयरन क्लोरोफिल बनाने के लिए जरूरी है। बिना आयरन के पत्ता सफेद हो जाता है। सिम्टम व्हाइट आई ऑफ राइस, कॉज आयरन डेफिशिएंसी। ये अक्सर अपलैंड या नर्सरी स्टेज में दिखता है। मिट्टी की जहरीली गैस। जब खेत में पानी भरा रहता है तो वहां मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और मीथेन यानी CH4 गैस छोड़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, CH4। राइस फील्ड्स आर अ मेजर सोर्स। लेकिन एक और गैस है जो पौधे की जड़ों को मार देती है। इसे रॉटन एग गैस भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। डायग्राम में देखिए, काली जड़ें। डिजीज नेम अकियोची, कॉज हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी। ये तब होता है जब मिट्टी में आयरन कम हो। अगर आयरन होता तो वो सल्फाइड के साथ मिलकर हार्मलेस बन जाता। आयरन नहीं है तो सल्फाइड गैस बन गई और जड़ों को सड़ाने लगी। एग्जाम कंडीशन अकियोची occurs in soils with low iron and high organic matter. Result root rot. अब जरा नाइट्रोजन के सफर को ट्रेस करते हैं। हमने देखा कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर मिट्टी में अनस्टेबल होता है, लेकिन वो गायब होकर जाता कहाँ है? स्क्रीन पर नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम देखिए। प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन वाली मिट्टी में बैक्टीरिया नाइट्रेट को तोड़ देते हैं। वो खुद ऑक्सीजन ले लेते हैं और नाइट्रोजन को गैस बनाकर हवा में उड़ा देते हैं। इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ता है। आपने फर्टिलाइजर खरीदा, खेत में डाला और वो हवा में उड़ गया। एग्जाम क्रिटिकल फैक्ट सिंगल हाईएस्ट कॉज ऑफ नाइट्रोजन लॉस इन राइस, डीनाइट्रिफिकेशन। पाथवे नाइट्रेट कन्वर्ट्स टू नाइट्रोजन गैस, कंडीशन वाटरलॉग्ड सॉइल। अब खेती की एक स्मार्ट टेक्निक पर आते हैं जो मिट्टी की बची कुची नमी यानी रेजिडुअल मॉइस्चर को यूज करती है। इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। विजुअल देखिए, किसान चावल कटने से पहले ही अगली फसल के बीज डाल रहा है। इस टेक्निक के 2 मशहूर नाम हैं इंडिया में। बिहार और वेस्ट बंगाल में इसे कहते हैं पैरा, नोट करें पैरा, और मध्य प्रदेश में इसे कहते हैं उतेरा, टर्म उतेरा। इसमें हम पल्सेस जैसे मसूर या लेंटिल उगाते हैं। लॉजिक ये है कि जब तक चावल कटेगा तब तक अगली फसल उग चुकी होगी। नो टिलेज, नो एक्स्ट्रा इरिगेशन। Crops used lentil, lathyrus. Method broadcast seeds 2 weeks before rice harvest. Name mapping Bihar WB Para, MP Utera. वापस प्रोसेसिंग यूनिट में चलते हैं। हमने पार बॉइलिंग की बात की थी कि वो चावल को टूटने से बचाता है, लेकिन साइंस ने इसमें एक और फायदा ढूंढा है, विटामिन कंजर्वेशन का। स्लाइड पर विटामिन डिफ्यूजन का चित्र देखिए। सिर्फ विटामिन B1 या थायमीन ही नहीं, बल्कि पार बॉइलिंग से विटामिन B12 भी कंजर्व होता है। नोट करें विटामिन B12 प्रिजर्वेशन। होता यह है कि जब हम धान को भिगोते और भाप देते हैं तो विटामिन्स ब्रांड लेयर से निकलकर पानी के साथ चावल के कोर यानी बीच वाले हिस्से में चले जाते हैं। मैकेनिज्म डिफ्यूजन इनवर्ड। जब बाद में मिलिंग होती है और छिलका हटाया जाता है तो विटामिन्स अंदर सेफ रहते हैं। रिजल्ट हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपेयर्ड टू रॉ मिल राइस। अब डैपॉग नर्सरी के गणित को फाइनल करते हैं। हमने टाइम देखा 11 to 14 डेज। अब डेंसिटी और एरिया को लॉक करते हैं। स्क्रीन पर स्केल देखिए।
सीड रेट फॉर डैपॉग 3 to 4 kg पर स्क्वायर मीटर। ये बहुत घना है, बिल्कुल एक कारपेट की तरह। और इसका सबसे बड़ा जादू है एरिया एफिशिएंसी। अगर मुझे 1 हेक्टेयर खेत में ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो मुझे सिर्फ कितनी बड़ी नर्सरी चाहिए? एरिया रिक्वायर्ड सिर्फ 25 से 30 स्क्वायर मीटर, ओनली 25 to 30 मीटर स्क्वायर। नॉर्मल नर्सरी में हमें 1000 स्क्वायर मीटर चाहिए होता है, यानी डैपॉग में 97% जमीन बचती है। अब जेनेटिक्स के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1968 में इंडिया में एक वैरायटी आई जिसने सबको पीछे छोड़ दिया। इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा गया। वैरायटी नेम जया, ईयर 1968। अचीवमेंट, इसने ईल्ड में इंटरनेशनल वैरायटी IR8 को भी हरा दिया था। और इन सब के पीछे वो छोटा जीन था, DG वू जेंग। इस नाम का एक लिटरल मतलब होता है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ट्रांसलेशन नोट करें, DGWG का मतलब है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेगेड। ब्राउन टिप्ड यानी भूरे रंग की नोक और शॉर्ट लेगेड यानी छोटी टांगे या तना। ये जीन पौधे की हाइट कम करता है ताकि वो भारी दानों के बोझ से गिरे नहीं, लॉजिंग ना हो। फंक्शन, reduces stem height, prevents lodging, enables heavy fertilization without collapsing. आखिरी स्लाइड पर आते हैं, फील्ड मैनेजमेंट और डेफिशिएंसी डिजीजेस। खेत में पौधे लगाते वक्त एक ज्योमेट्री फॉलो करनी होती है ताकि हर पौधे को धूप मिले। स्टैंडर्ड स्पेसिंग नोट करें, 20 into 10 सेंटीमीटर, रो टू रो 20 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर। बीमारियों में हमने जिंक की कमी खैरा देखी थी, लेकिन अगर पत्तों की नोक सफेद होकर कागज जैसी पेपरी हो जाए तो वो क्या है? स्क्रीन पर व्हाइट टिप वाला पत्ता देखिए। डिजीज नेम, रेक्लेमेशन डिजीज या व्हाइट टिप। कॉज, कॉपर डेफिशिएंसी। एलिमेंट, कॉपर। ये अक्सर नई बनी हुई पीट सॉइल्स या ऑर्गेनिक सॉइल्स में होता है जहां कॉपर मिट्टी में जकड़ जाता है और पौधे को नहीं मिलता। सिम्टम्स, लीफ टिप्स टर्न व्हाइट एंड ट्विस्ट यानी मुड़ जाती हैं। करेक्टिव मेजर, कॉपर सल्फेट एप्लीकेशन। रिकैप, खैरा इज इक्वल टू जिंक, व्हाइट टिप इज इक्वल टू कॉपर। चलिए अब राइस का एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। 60 सेकेंड्स में सारे क्रिटिकल पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। रेडी? राइस कल्टीवेशन में सफलता पाने के लिए वीड मैनेजमेंट से लेकर नर्सरी टेक्निक्स तक की समझ होना अनिवार्य है। शुरुआत करते हैं लेफ्ट सेक्शन से, जहां हम वीड चैलेंज देख रहे हैं। ट्रांसप्लांटेड राइस में खड़ा पानी वीड्स को रोकता है, लेकिन डायरेक्ट सीडेड राइस में वीड्स अग्रेसिव होते हैं। जी हाँ, विशेष रूप से मिमिक्री वीड्स जैसे एकिनोक्लोआ क्रसिगाली, बार्नयार्ड ग्रास और ई कोलोना वाइल्ड राइस जो बिल्कुल राइस सीडलिंग्स जैसे दिखते हैं। इनके कंट्रोल के लिए प्री एमर्जेंस में 2 kg बेंथियोकार्ब या 2 to 3 kg ब्यूटाक्लोर और पोस्ट एमर्जेंस में 3 kg प्रोपेनिल का प्रयोग करें। बिल्कुल सही। अब सेंटर सेक्शन यानी मैकेनिकल सॉइल मैनेजमेंट पर ध्यान दें। यहाँ बेउशनिंग एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो ईस्टर्न इंडिया में होती है, और पडलिंग का मुख्य उद्देश्य सॉइल पोर्स को ब्लॉक करके पर्कुलेशन रोकना है। नोट करें, पडलिंग से एनारोबिक कंडीशंस बनती हैं जो फास्फोरस, आयरन और मैंगनीज की अवेलेबिलिटी बढ़ाती हैं। पर इसका एक डाउनसाइड भी है, ये बल्क डेंसिटी को 1.4 से 1.7 ग्राम पर सीसी तक बढ़ा देता है, जिससे हार्ड पैन क्रिएट होता है जो अगली फसल के लिए नुकसानदायक है। अंत में राइट साइड पर क्रिटिकल स्टेजेस देखें। बूटिंग या प्रेगनेंसी स्टेज सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पानी की कमी से ग्रेन्स चैफी या खाली रह जाते हैं। साथ ही एडवांस नर्सरी के लिए डपॉग मेथड है। सही कहा आपने। डपॉग मेथड जो फिलीपीन से आया है, सीडलिंग्स को सिर्फ 12 से 14 दिन में तैयार करता है। जहां ट्रेडिशनल मेथड में 1000 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए, वहां डपॉग में 1 हेक्टेयर के लिए केवल 25 से 30 स्क्वायर मीटर एरिया की ही आवश्यकता होती है। मॉडर्न राइस कल्टीवेशन में वेराइटीज और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का ज्ञान होना एग्जाम के लिए क्रूशल है। शुरुआत करते हैं टॉप लेफ्ट से, जहां DG वू जेन जीन ने प्लांट की हाइट कम करके लॉजिंग की समस्या को हल किया। जी हाँ, और इसी से 1960s में सेमी ड्वार्फ वेराइटीज आईं। नोट करें, TN1 पहली ड्वार्फ वेराइटी थी, IR8 वर्ल्ड मिरेकल राइस है और जया इंडियाज मिरेकल राइस है। स्पेसिफिक स्ट्रेस के लिए, लूनश्री सेलिनिटी के लिए और जलमग्न वाटरलॉग्ड एरियाज के लिए उपयुक्त हैं। अब राइट साइड पर सीड रेट कंपेयर करते हैं। मेथड बदलते ही सीड रिक्वायरमेंट में भारी अंतर आता है। हाइब्रिड राइस सबसे एफिशिएंट माना जाता है। एग्जैक्ट डेटा ध्यान दें। मैनुअल ब्रॉडकास्टिंग में 100 kg पर हेक्टेयर, मैकेनिकल ड्रिलिंग में 60 kg पर हेक्टेयर, पर हाइब्रिड राइस में केवल 15 kg सीड लगता है। डपोग ग्लोसरी में सीड डेंसिटी 1.5 से 3 kg पर स्क्वायर मीटर होती है। नीचे नाइट्रोजन मैनेजमेंट पर आते हैं। राइस फील्ड में 2 जोन्स होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। डीनाइट्रिफिकेशन लॉस से बचने के लिए फर्टिलाइजर को हमेशा डीप रिड्यूस्ड जोन में प्लेस करना चाहिए। सही।
क्योंकि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी सिर्फ 30 to 40% ही होती है। इसे बढ़ाने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गे और एजोला का प्रयोग करें। अंत में बॉटम राइट सेक्शन में बीमारियां और न्यूट्रिएंट्स देखें। खैरा डिजीज और आयरन टॉक्सिसिटी अक्सर कंफ्यूज करते हैं। अंतर समझें। खैरा डिजीज जिंक की कमी से होता है। उपचार के लिए जिंक सल्फेट स्प्रे करें। आयरन टॉक्सिसिटी एसिडिक सॉइल्स में होती है, जिसे रोकने के लिए बेसिक स्लैक का प्रयोग होता है, जो सिलिकॉन भी प्रोवाइड करता है। एस्पिरेंट्स, अब हम रिवाइज करेंगे इंडियन राइस की पूरी वैरायटी हिस्ट्री बस 2 मिनट में। रेडी? बिल्कुल। शुरू करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। सबसे पहले आया TN1 टाइचुंग नेटिव 1 1964-65 में। उसके बाद आया IR8 इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला से 1966 में। फिर 1968 में इंडिया ने अपना मिरेकल राइस लॉन्च किया, जया। इसके ब्रीडर थे डॉक्टर शास्त्री। ये TN1 और IR8 दोनों से ज्यादा यील्ड देता था। अब स्पेशल वैरायटीज नोट करें। म्यूटेशन वैरायटीज जगन्नाथ और सत्तारी, डायरेक्ट सीडिंग यानी नर्सरी बाईपास के लिए बाला, कावेरी और पूसा 221। स्ट्रेस टॉलरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर सैलिनिटी यानी खारा पानी है तो वैरायटी है लुनिश्री। अगर BLB यानी ब्लैक लाइन ब्लास्ट डिजीज है तो वैरायटी है TKM6। वाटरलॉग्ड एरियाज के लिए जलमगन और पंकज। बासमती और हाइब्रिड्स का डेटा लॉक कर लीजिए। वर्ल्ड का फर्स्ट बासमती हाइब्रिड है PRH10। वर्ल्ड का फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ बासमती है पूसा बासमती 1। और फाइनली हाइब्रिड राइस हिस्ट्री। चाइना ने 1970s में स्टार्ट किया और इंडिया सेकेंड कंट्री बना 1994 में। एक यूनिक पॉइंट, PHB 71 वो अकेला हाइब्रिड है जो प्राइवेट सेक्टर ने रिलीज किया था। ग्रेट। इन वैरायटीज को बार बार सुनिए, क्योंकि मैचिंग क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। कीप रिवाइजिंग। यहाँ होता है हमारा रिवीजन कंप्लीट। सो चैंपियंस, फाइनली हमने इंडियन एग्रीकल्चर के सबसे बड़े जायंट राइस, धान को कंप्लीट कर लिया है। हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया था और आज हाइब्रिड वैरायटीज पर फिनिश किया है। बिल्कुल। ये सीरीज सिर्फ एक क्रॉप नहीं थी, ये आपके एग्जाम के 10 से 12 मार्क्स थे। अगर आपने हमारे सारे पार्ट्स देखे हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, SRI मेथड, गोल्डन राइस और आज की वैरायटीज, तो आई गारंटी यू राइस का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। पर याद रखना, कंटेंट कंज्यूम करने से सिलेक्शन नहीं होता, रिवाइज करने से होता है। तो इस प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले लूप पर सुनिएगा। और अब बारी है आपकी गुरु दक्षिणा की। हाँ दोस्तों, अगर हमारी मेहनत और रिसर्च आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दबाए बिना मत जाना, और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स ग्रो टुगेदर। कमेंट सेक्शन में OG एस्पिरेंट्स OP लिखना मत भूलना, या फिर अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे ड्रॉप कर दो। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि राइस के बाद अब हम टारगेट करेंगे वीट यानी गेहूं और मेज को। पिक्चर अभी बाकी है। दिस इज OG एस्पिरेंट्स साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्रॉप के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।